नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रोफेसर संगीत रागी पहुंचने वाले हैं और कहानी कुर्सी की में आज बात करेंगे केरलम में चुनाव के नतीजे आने के बाद आज 14 दिन हो गए और नई सरकार ने आखिरकार शपथ ले ली। बड़ी अच्छी बात है और वीडी सतीशन छाए हुए हैं अपने नए रोल में। हर बार हर जगह उनकी तारीफ हो रही है, जिस तरीके से वो पिनराई विजयन से मिलने भी गए, जिस तरीके से उनका हर किसी के साथ व्यवहार रहा है। तो ये जरूर है कि उन्होंने शायद अड़के अपनी बात मनवाई केंद्रीय हाईकमान से, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री बन गए हैं और इनकी भी लंबी जद्दोजहद रही है और इनके साथ आज 20 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। तो 20 मंत्री वहां पर बन गए हैं अब। लेकिन चर्चा जो हो रही है सबसे ज्यादा आज कैबिनेट की, आज मंत्रिमंडल बनने के बाद, वो मैं आपको बताता हूं कि सोशल मीडिया पर इसमें बज़ बहुत ज्यादा है। 20 मंत्रियों ने शपथ ली है। अब केरला की डेमोग्राफी भी वैसे बाकी राज्यों से काफी अलग है। 50-54% वहां पर हिंदू हैं और बाकी क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी। एग्जैक्ट अभी आपको बता देते हैं। अब उसी के अनुरूप जो है, क्या रिशफल में, क्या मंत्रिमंडल में जगह दी गई है सबको, या रिप्रेजेंटेशन जो है किसी एक वर्ग का ज्यादा किसी का कम है, ये बहस चल रही है। तो इसमें 7 मुस्लिम मंत्री बनाए गए हैं, 7 ईसाई मंत्री बनाए गए हैं और 6 हिंदुओं को मंत्री परिषद में जगह दी गई। पहले तो आप तस्वीर भी देखिए। आज सारे सेंट्रल लीडरशिप वहां पर मौजूद थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अभी सांसद हैं केरल से। राहुल गांधी जी रह चुके हैं सांसद। खड़गे साहब वहां पर हैं, वो नहीं दिखते हैं। केसी वेणुगोपाल साहब जी भी आए थे। बस शशि थरूर नहीं है, बस उनका होना बहुत जरूरी। शशि थरूर विदेश में, शशि थरूर नहीं है, विदेश में है वो, अमेरिका में। अच्छा, इसलिए पहले मिलके चले गए वो जी। तो ये जो मैं आपसे भी बात कह रहा था, इसको लेकर के बड़ी एक कंट्रोवर्सी सी खड़ी हो रही है कि क्या ये आबादी के अनुसार ये रिप्रेजेंटेशन है, क्या इसमें हिंदू समाज को इग्नोर किया गया है, क्या ये उनकी कोalition की, एलाइज की, किसको साथ लेके चलने की, गठबंधन की मजबूरी भी थी, क्योंकि IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो सबसे बड़ा साथी है वहां पर। और इसमें 5 IUML के हैं। जो 7 मुस्लिम मंत्री हैं उसमें से 5 IUML के हैं और कांग्रेस कोटे से भी 2 मुस्लिम समाज के मंत्री जो हैं वो दिए गए। तो ये डेप्यूटी स्पीकर बनाया है सर, डेप्यूटी स्पीकर मुस्लिम कोटे से बनाया है। मुस्लिम कोटे से डेप्यूटी स्पीकर भी बनाया गया है। और ये चल रहा है कि भाई 15% विधायक जीत करके आए थे मुस्लिम लीग के और 20% उसको मंत्री परिषद में जो है वो जगह दी गई है। तो क्या लगता है आपको त्रिपाठी जी, है इसमें कुछ कंट्रोवर्सी जैसी कुछ देखी जा रही है? नहीं, मुझे तो लगता है क्यों कंट्रोवर्सी देखी जा रही है। भाई कोई पार्टी अपने वोट बैंक को साधने का काम कर रही तो हर पार्टियां करती हैं। तो मुस्लिम और ईसाई, उनको प्रतिनिधित्व देना है। और देखिए, वैसे भी जो केरलम में मांग थी उसको आप लोग कहेंगे कि मतलब मैं एजेंडा पुश कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ तो मांग थी ना कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब मुस्लिम मुख्यमंत्री, उनकी पता नहीं आपकी जरूरत थी। अरे नहीं, लगातार लोग ये कह रहे थे और अभी प्रोफेसर साहब आएंगे थोड़ी देर में तो देखिएगा वो भी बताएंगे। क्योंकि जिस तरह से वहां दबाव था मुस्लिम लीग का, उसमें ये बड़ा स्वाभाविक है। और मुझे तो, मैंने जब देखा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा, मुझे तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। और दूसरा ये है कि सतीशन साहब की और जो विजय हैं तमिलनाडु वाले, इन दोनों की PR टीम या तो एक ही है या बड़ी स्ट्रांग सी टीम है जिनके बीच में बड़ा संघर्ष होने वाला है। दोनों का जो एक कहते हैं ना कि माहौल बनाने का उसी तरह का तरीका हो रहा है। लेकिन ठीक है, राहुल प्रियंका दोनों पहुंचे, यानी दोनों की पसंद है, इस तरह से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है तो कांग्रेस के लिए अच्छा है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें बेवजह विवाद किया जा रहा है। उनको अपने मुस्लिम मतदाता समूह को और ईसाई मतदाता समूह को जोड़कर रखने का पूरा अधिकार है। हिंदुओं को 6 कितना बनाया? 7 हुए। हिंदू 6 सर, 7 7 14 और 6 तो 20 तो मंत्री बने। मंत्री अच्छा, मुख्यमंत्री को भी जोड़ लीजिए। नहीं कहने मतलब ये क्या ऐसे तो इस लिहाज से 7 कर दिया उन्होंने। लेकिन तो 33 कर दिया। हिंदू हैं 55%। वैसे कहेंगे राहुल जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो ये उन्हें याद आता है हिंदुओं को बांटने में। लेकिन जब हिंदुओं को अधिकार देना हो तो कहते हैं ना बराबर काट के एक बराबर कर दो। तो यही तो असली मतलब जिसको हम लोग बार बार कहते हैं, तो वही तो कर रहे हैं। तो राहुल जी ठीक कर रहे हैं, अपने लिहाज से ठीक कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब भी आगे। सर बहुत स्वागत है आपका। केरला की मंत्रिमंडल पर बात हो रही है। मुस्लिम लीग को अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन मिला है। 20% मंत्री मुस्लिम लीग के ही हैं उसमें। और वही हम लोग बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री को मिला के 21 मंत्री अगर है तो बराबर 7 हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई ये बनाए गए। उचित? हिंदू तो एक कम ही गया है ना, हिंदू तो 6 ही है ना।
अब वो मुख्यमंत्री भी है ना? मिला लीजिए तो वो साथ मुख्यमंत्री भी है ना। नहीं, सही दिशा में जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि जब कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीगी अब बोलने लगे हैं तो कोई गलत तो थोड़े बोलने लगे हैं। केरला में आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा कि क्रिश्चियन एजेंडा कितना जा रहा है, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ईसाइयों को भी ठीक से साधने की कोशिश कर रही है मुसलमानों के साथ, ताकि ये पूरा कॉम्बिनेशन बना रहे। ईसाई पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ जाते थे, मुस्लिम लीग पूरी का मुसलमानों का वोट कांग्रेस पार्टी के साथ गया है, इसलिए स्वाभाविक है कि इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन वहाँ हो। लेकिन ये हिंदुओं के लिए एक सोचने का विषय है, और इसलिए सोचने का विषय है कि हिंदू अभी भी संभला नहीं है केरल में, अभी भी सोच नहीं रहा है उस दिशा में। मुसलमान इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट देता है, मुस्लिम लीग को वोट देता है क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम इंटरेस्ट को। ईसाई इसलिए कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है कि आपको पता है कि वेटिकन से इंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ जो आर्क बिशप अपॉइंट होता है भारत के अंदर, वो वेटिकन का रिप्रेजेंटेटिव होता है जी। और वेटिकन एक देश भी है और एक धर्म स्थल भी है, जो वहाँ से पूरे दुनिया के चर्च को मैंडेट जाता है। और आर्क बिशप का अपॉइंटमेंट एक ढंग से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी है, स्पिरिचुअल अपॉइंटमेंट भी है, रिलीजियस अपॉइंटमेंट भी है। वो आर्क बिशप खुलेआम पत्र लिख करके ईसाइयों को और चर्च को कहता है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करो। तो दो बातें बहुत क्लियर है। क्रिश्चियन तय करता है कि क्रिश्चियन कांग्रेस के साथ जाए, मुस्लिम तय करता है कि वोट जो है जहां पर मुस्लिम एक डोमिनेंट पार्टी है वहां उसके साथ खड़े रहे। जी। हिंदू अभी तक नहीं सोचा है, हिंदू सिर्फ सेकुलर बन रहा है, न मुस्लिम सेकुलर है न क्रिश्चियन सेकुलर है। नतीजा आपके सामने है। यहाँ पे जिस दिन ये बंगाल की तरह हिंदू के बारे में एज ए पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में सोचना शुरू करेगा, जिस दिन केरल के अंदर हिंदू जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा होना शुरू हो जाएगा, मुझे लगता है तस्वीर बदलेगी। आप कह रहे हैं कि देखना मेरे लिए ज्यादा दिलचस्प होगा कौन सा मंत्रालय मुस्लिम लीग को मिलता है और मुस्लिम एजेंडा कितना केरल के अंदर लग रहा है। जब उनको मंत्री अच्छे मिले, सबसे ज्यादा मिले, तो फिर मंत्रालय भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन अभी आप क्योंकि आपने ये बात शुरू की ईसाई वर्ग से, ठीक कि, और इसमें भी अगर आप देखिए आबादी है 54% 55% हिंदू, 26% मुसलमान केरल की पूरी, और क्रिश्चियन आबादी है लगभग 18.5%, उससे थोड़ी ही कम, और मंत्री हैं सारे बराबर। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो मतलब अपनी जो संख्या के हिसाब से ओवर रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा क्रिश्चियन समाज को दिया गया है इस सरकार के अंदर, फिर मुसलमान को, और फिर बाकी जो है हिंदुओं को। तो इससे ये क्लियर दिख रहा है कि एक वरीयता जो है ईसाई समाज को इस सरकार में दी जा रही है। मतलब मंत्रिमंडल में दिखाई, आदमी यही तो करता है भाई, पहले सहयोगियों को, गठबंधन के लोगों को साधता है, उसके बाद समाजों को साधता है। सर ठीक है। एक लाइन बोल दो, विजय जी बोलें। देखिए, आपके पैनल पे चाहे लोगों की जो राय हो और आपकी भी जो राय हो, कोट पैंट बहुत अच्छे पहन करके आए हैं, मैं गांधी परिवार को क्रिश्चियन परिवार ही मानता हूं, और फिर ये देश के लोग, हिंदू लोग धोखे में न रहे। मैं फिर बार बार इस देश के हिंदुओं को एक प्रकार से आह्वान कर रहा हूं कि इसके बारे में सोचे, कांग्रेस के इस गांधी परिवार से जोड़ने का। अब मुझे लग रहा है विजय जी जरूर बोलेंगे। नहीं, आह्वान वैसे तो मेरे ख्याल से ये मंच नहीं है कि किसी को आह्वान करो, आप अपनी बात रख सकते हो, आपने इजाजत दी है तो ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये आज अच्छी बहस हुई है। क्या ये बहस हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव में की? क्या हमने ये मतलब सरकार जब बनी, क्या हमने जब असम में सरकार बन रही है, जो उत्तर प्रदेश में अभी कल ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तब हमने ये बहस की है कि किस सारी बहस समाज की डेमोग्राफी को लेकर नहीं कि किसने धर्म को कितना हिस्सा मिला है सरकारों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक भी सरकार में बंगाल का तो इलेक्शन ही सारा पोलराइजेशन पर लड़ा गया है, धर्म पे लड़ा गया है। मैं कह रहा हूँ वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन हिस्सेदारी तो नहीं। सर, मुसलमान वोट नहीं देता है तो उसको नहीं देते। आराम से बैठिए ना आप। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई बात नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहस तब होनी चाहिए कि जब हम देश में ये हिस्सेदारी पर, ये पूरी पॉलिटिक्स ही हिस्सेदारी पर चल रही है, सोशल, राइट। और मेरे को इसमें कोई आपत्ति भी नहीं लगती, क्योंकि जितना हिस्सेदारी सोशल है उतना ही पॉलिटिकल होनी चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा। समझे? यहाँ ज्यादा मिला है,
कुछ ज़्यादा क्रिश्चियंस को ज़्यादा मिला है, और क्रिश्चियंस का गांधी परिवार के साथ जो है उस पर नहीं जाता, लेकिन केरल में जो CPM है, लेफ्ट है, वो क्रिश्चियंस के साथ है। वहाँ मुस्लिम के खिलाफ लेफ्ट पार्टीज लड़ाई लड़ती रही हैं। तो कांग्रेस को लगता है कि उस वोट बैंक को, जिस पर बीजेपी की नज़र है आजकल, पिछले 3 साल से वो जो 25 दिसंबर आजकल तुलसी दिवस को क्रिसमस मनाने लगी है भारतीय जनता पार्टी, तो उस वोट बैंक को कहीं वो बीजेपी के पास ना चला जाए, इसलिए वो समझते हैं कि इसको ज्यादा हिस्सेदारी वरीयता दी दिख रही है ना, दिख रही है, उसमें कोई ऐसे चोरी छुपे थोड़ी हो रहा है कोई। तो वो मुझे लगता है कि उनका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। इसमें आप कुछ विवाद, इसमें कुछ गलत नहीं देखते आप? नहीं, गलत कुछ भी नहीं है। गलत तो जब नहीं है कि जब 70 में से एक भी मुसलमान नहीं हो तो 1/3 हो तो उसमें क्या आपत्ति? नहीं, मुसलमान वोट नहीं देता है इसलिए उसको नहीं रखना लाजमी बनता है। यहाँ तो हिंदू वोट देता है, इसके तो बावजूद भी 33 लोग हैं। भाई डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पर बात चल रही है ना सर। वहां तो खुलेआम मुस्लिम कहता है कि हिंदुओं को ये हिंदू पार्टी इसको वोट ही नहीं देना है। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती ना। ठीक है, ये तो अपनी अपनी राय है, इसमें क्या हो गया? ठीक है, वो उनकी राय है। मेरी समीर जी, राय आप अलग है, कैसे आपकी देखते राय हैं? अलग है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के केरल के जो प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण था। उनसे पत्रकार ने पूछा कि क्या केरल में आपको क्रिश्चियन वोट करेंगे? तो बोले क्रिश्चियन हमको वोट क्यों नहीं करेंगे, गोवा में हमको वोट करते हैं। गोवा में हमारी सरकार क्रिश्चियन के कारण बनती है और हम क्रिश्चियन समाज को धन्यवाद देते हैं कि गोवा में उनके समर्थन के कारण हम सरकार बना पा रहे हैं वहाँ पर। अगर गोवा में क्रिश्चियन हमारे साथ नहीं होता तो हम सरकार नहीं बना पाते। और वही पैटर्न बोले हम जो गोवा में हमने पैटर्न लगाया है वही हम केरल में लेकर चल रहे हैं। क्रिश्चियनों को हम अपने साथ पूरी तरीके से जोड़ रहे हैं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सरकार आएगी तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को सरकार में एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये चुनाव के पहले प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर जो केंद्र में मंत्री रहे, उनका ये बयान था। अब चूंकि सरकार आ गई है और जो परिणाम आया, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे पूरा वाम मोर्चा 35 सीटों पर समट गया है। और आप अगर देखेंगे तो वायनाड में देखो, मल्लीपुरम में आप देखो, और ये 3-4 जगह है, एर्नाकुलम में, कोट्टायम में, उडुपी, यहाँ की 47 से 47 सीटें LDF ने जीत ली है। तो चूंकि वो इतना बढ़िया उनको मैंडेट मिला है तो उनको उस क्षेत्र में जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है वहाँ उनको एक तरफा जीत मिली है। तो उनको लगता है कि भाई इस कम्युनिटी ने हमको बड़ा वोट दिया है, 2 साल बाद 3 साल बाद लोकसभा चुनाव में हमको फिर जाना है। और लोकसभा में जिस तरीके से 20 में से 17-18 सीटें वो जीत गया था LDF, तो उनको लग रहा है कि लोकसभा में फिर हमको उनका समर्थन चाहिए, तो हमें उनको प्रतिनिधित्व ज्यादा देना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है उसी आधार पर इन्होंने उसको तय किया प्रतिनिधित्व देने का। और मुझे लग रहा है कि अपने चुनाव, अपने वोट बैंक, भविष्य की राजनीति को देख के सारी राजनीतिक पार्टियां तय करती है। मतलब विजय जी की बात सही है। फिर इसका मतलब अब खास तौर पर ईसाई वोट बैंक को संभाल के रखने के लिए बीजेपी की नजर है, दोनों उसको थोड़ा ईसाई और मुस्लिम दोनों वोट बैंक ने इनको जो वोट किया है। बीजेपी से तो खतरा नहीं है मुस्लिम वोट का उनको, लेफ्ट से भी नहीं है उनको, क्योंकि वो तो उनके पास IUML के साथ है। एक बस तथ्य के तौर पर हम लोग इसी कहानी कुर्सी की में और लगातार, और विजय जी उस वक्त कहा करते थे कि क्या अगर मुसलमान नहीं वोट दे रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं, तो क्या मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा? हम लोग बाकायदा इसकी चर्चा करते रहे, क्योंकि विजय जी ने कहा कि हम लोग उसकी चर्चा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब मुस्लिम देश की चर्चा कर रहे हैं, देश में, क्योंकि जब मुस्लिम मंत्री नहीं होते हैं, यहाँ हम लोगों की कोई वो नहीं है, हम लोग करते हैं ये चर्चा। और इसीलिए ये चूंकि बहुत साफ साफ दिख रहा है, ऐसा विजिबल, जिसको कहते हैं ना, कई बार एकदम ऐसा आप करते हैं कि उसको आप छोड़ नहीं सकते। जो ये 7-7-6 हुआ है, ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सोची समझी रणनीति के तहत ही किया। मैं कह रहा हूं ठीक है, उनकी अपनी रणनीति है। जैसे भारतीय जनता पार्टी सारे हिंदुओं को मंत्री बनाती है, तो मैं कह रहा हूं उस संदर्भ में बात की। इसमें कोई उस तरह से बात करने की जरूरत नहीं कि उनका वाले पे क्यों प्रतिक्रिया हो रही है, उनके वाले पे क्यों नहीं। क्लैरिटी है और विवेचना करने वालों को क्लैरिटी होनी चाहिए, उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाँ बिल्कुल, ये ठीक। अब एक सर दूसरी जो बहस चल रही थी, बहस क्या है, मतलब वो तो एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब दक्षिण की पार्टी बन गई है। वैसे उनके पास हिमाचल प्रदेश है उत्तर में, लेकिन पंजाब भी था, पंजाब हो सकता है दोबारा आ जाए, लेकिन फिलहाल नॉर्थ में उनके पास एक ही स्टेट है और वो है हिमाचल प्रदेश। तो और साउथ में अभी उनके पास केरला जीतने के बाद 3 प्रदेश हो गए हैं, कर्नाटक, केरला और तेलंगाना। तो ये भी बात हुई, अभी आपको याद होगा राहुल गांधी ने पीछे एक बच्चों से बात करते हुए, एक स्टेटमेंट, कॉलेज स्टूडेंट से बात करते हुए कहा था कि बीजेपी को ये गलतफहमी है कि नॉर्थ में उसको हराया नहीं जा सकता, हम उसको हराएंगे जरूर। तो ये इन इटसेल्फ ये एक कबूलनामा है कि आप नॉर्थ में कमजोर हो, तभी तो आप कह रहे हो कि सामने वाले को लगता है कि हम उसको हरा नहीं सकते। तो क्या कांग्रेस वाकई अब उसका फोकस भी और उसका दम भी सब साउथ में ही सिमट गया है जाकर के? इस पर पवन खेड़ा साहब का एक रिएक्शन है, वो देख लेते हैं। अभी दक्षिण में है, इससे पहले
2018 में हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान कई राज्य जीते। आने वाले जो राज्य हैं उनके चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी आपको दिख जाएगा। तो ये कह देना कि कांग्रेस सिर्फ दक्षिण भारत में ही है, ये गलत होगा। बताइए क्या गलत होगा? मुझे तो हंसी आई कि उन्होंने कितनी गंभीरता से ये बात बोली। अरे भाई, नहीं है और कहीं, मतलब इसमें आप अगर ये सोच रहे हैं कि हिमाचल में आप हैं और वैसे ये सब यही लोग गिनाते हैं कि इतना वोट, इतना प्रतिशत, तो 0.9% से अगर आप हिमाचल प्रदेश में हैं तो आप उधर की पार्टी नहीं है भाई, आप सब जगह हारते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने सालों से हम तो गिनती भी नहीं कर पाएंगे, विजय जी को याद आएगा, जोड़ते जोड़ते चले जाइए। आपको जरूरत नहीं, अमित शाह जी ने पूरा भी हिसाब बताया था उस दिन, किस राज्य में कब किस से राज्य में मतलब कब से सोचिए, सरकार नहीं। और उसके बाद बता रहे हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, कोई भी जितने राज्य हैं तो कहां उत्तर भारत की पार्टी रह गए। और दक्षिण भारत में भी मुझे लगता है कि ठीक है, ये अभी संयोग इनका है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को उत्तर भारत में आप नहीं काउंट करते? नहीं काउंट करते हैं सरकारें, नहीं, लेकिन अभी तो एमपी नहीं में तो नहीं है, एमपी में भी वही हालत है। एमपी तो हट गया नहीं, लेकिन राजस्थान अच्छा प्रदर्शन किया। और जितनी 12 सीटें जीती हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वहां सीटें जीत करके आएंगी, पूरा का पूरा जो पिछली लोकसभा 2019 में है वो प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए ये है कांग्रेस सर, पार्टी। वोट तो मिलता है। आप आज भी अगर जैसे लोकसभा में नेशनली 20% वोट है कांग्रेस पार्टी का, पूरे से पूरे दौर में भी रहा है। जब 44 सीटें आई थी तब भी था, तब भी 18-19% वोट था। अगर आप राज्यों का, विधानसभाओं का वोट करेंगे तो वो उससे ज्यादा ही निकलेगा। कई राज्यों में 40-40% वोट लेकर के आती। प्रॉब्लम है कन्वर्ट नहीं होता है वो जीत में। कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है प्रॉब्लम तो उनको समझना चाहिए कि उत्तर भारत में उनको जगह नहीं बन पा रही है, उस पर काम करें। यदि वो ये समझते हैं कि उनकी जगह बनी हुई है तो भी कोई हम क्या कर सकते हैं। और ये नैरेटिव की बात नहीं ना, ये फैक्ट्स की बात है कि आज 22 राज्यों में, 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, और इसके बाद भी वो मानते हैं। भाई हम कह रहे हैं ना कि जब दक्षिण भारत की पार्टी सिमट कर, मत कहिए आप उसको, उनसे नाराज होंगे पवन जी, कि दक्षिण भारत में उनका प्रभुत्व हो गया, तब तो वो खुश भी रहेंगे। तो वो एक फैक्ट है ना कि भाई केरल में हो गए, तमिलनाडु में हो गए, कर्नाटक में हो गए, तो एक अच्छा आप तो तमिलनाडु में भी हो गए, तमिलनाडु में भी हो गए, अगर तो वो एक दक्षिण के राज्य- फिर वही आपने कह दिया। आंध्रा, देखिए भाई इस हिसाब से तो आंध्रा छोड़ के सब जगह है वो। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, आपने फिर वही कर दिया कि हंसी ही आएगी। कह दिया तमिलनाडु में उनकी उन्होंने सरकार, कहा। नहीं विजय जी ने मैं याद कह रहा हूं दिलाया, कि दक्षिण भारत लेकिन में उनका विजय एक जी ने हिस्सेदारी है आज एक सरकार बात की। कही है, मैंने उसको सुना तो मुझको लगा कि यहां भी उस पर थोड़ी चर्चा हो। सचमुच इन सब में कहीं आपको उस सो कॉल्ड विपक्ष के चेहरे दिख रहे हैं क्या? मेरे मन में भी ये बात आई, और संभवतः विजय जी भी यही सोच रहे थे। सोचिए जरा कि आप जैसे ही कांग्रेस को कहीं जीतता देखते हैं तो गांधी परिवार और उनके लोग, विपक्ष कहां है भाई? आज आपकी सरकार बनी थी, अभी ममता जी के साथ राहुल गांधी भले पहले हराने का काम किया तो उस वक्त लड़ी रहे थे तो हराया, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ममता जी के साथ खड़े हुए चुनाव हारने के बाद। क्या इस चुनाव जीतने के बाद भी सबको साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था? हारते हैं तब तो आप सबके साथ खड़े होते हैं। बात तो चल रही थी, नहीं उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों को बुलाने की बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये मौका था, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। एनडीए जिस तरह से सब लोगों को, राहुल बीजेपी गांधी जो तो है, ऐसे हाथ उठा रहे हैं जैसे लग रहा था तमिलनाडु में भी वही जीत करके लाए हो और केरला में भी वही जीत करके लाए नहीं हो। सर, मैं दूसरी बात कर रहा भाई हूं। देखिए, प्रधानमंत्री दूसरी और है, अमित वो शाह, केरला की तो स्पेक्टेकुलर नहीं जीत है, मानना नहीं पड़ेगा। नहीं, सुनिए, जीत है, लेकिन उसके जो वहां के नेतृत्व है उसकी जीत है, राहुल गांधी की जीत नहीं है। ये तो फिर मैं आपको कह रहा हूं, नितिन नवीन, नहीं, नहीं, नितिन नहीं, नवीन नहीं, हाथ उठा रहे हैं बंगाल में, तो बंगाल में नितिन नवीन की जीत मानेंगे आप? जब यदि अमित शाह और ये करते हैं, हाँ। तो अरे तो राहुल गांधी अध्यक्ष हैं क्या? राहुल गांधी वहां अध्यक्ष के नितिन नवीन ऐसा व्यवहार कर रहे हैं सर, जैसे आप उनके थोड़ा कारण ज्यादा जीत गए, ऐसा नाराज होता हो है नहीं, कि बस पार्टी सीधी के बात। सबसे कहीं बड़े एक जगह नेता हैं। नहीं, क्या ये राहुल गांधी की जीत नहीं है? एक मिनट, कहीं समित जीते हैं, सर, हाथ एक उठाने सेकंड, दीजिए। एक सेकंड। किसी भी पार्टी फिर राहुल में होता गांधी है, को 50 किसी भी चुनाव पार्टी हारने में का हो, चाहे क्यों वो आप भारतीय फैक्ट्स जनता बार-बार पार्टी हो, चाहे बताते हैं? कांग्रेस हो, पार्टी जीतती है तो शीर्ष नेतृत्व को क्रेडिट जाता है और पार्टी हारती है तो स्थानीय नेताओं को जाता है। इसमें ना हम कांग्रेस में भेद कर सकते हैं ना भारतीय जनता पार्टी में भेद कर सकते हैं। इस मामला में बहुत ईमानदार होना चाहिए। रही बात दक्षिण की राजनीति की बात, तो दक्षिण से 129 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। आज कांग्रेस के वहां पर 49 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दक्षिण से। तो कांग्रेस के पास आज दक्षिण से 49 सांसद, लगभग 50% सांसद है, तो कांग्रेस लगभग दक्षिण से पार्टी बन ठीक है, चुकी वो है। ठीक है, वो लेकिन वो एक बात जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई क्या राहुल गांधी वोट दिलाते हैं, मोदी वोट दिलाते हैं, मोदी वोट अमित शाह चुनाव जिताते हैं?
कौन वोट दिलाता है कौन दिलाता है वो तय नहीं कर सकता ना कि वोटर ने किसके नाम पर वोट दिया है, कौन ने वोटर ने पार्टी को दिया है, वोटर ने किसको दिया है, ये सबको ये आप पता इसको है। तय नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी वाड्रा वैसे आसाम मैं गई थोड़ा थी सा ना, प्रोफेसर साहब के साथ ही हूँ। नहीं प्रियंका गांधी एक वाड्रा बात आसाम गई बताइए थी ना, कि राहुल गांधी के प्रियंका गांधी वाड्रा आसाम में ममता ने वोट दिलवाया है कि दिया। नरेंद्र मोदी ने वोट दिलवाया है? इसकी बात बताइए कि राहुल गांधी जब 50 चुनाव इसलिए हारे हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ गए और थोड़ा- यहाँ पर नहीं थोड़ा लड़ा सा- गया उनके थोड़ा सा- नेतृत्व में। बिल्कुल सर, प्रोफेसर राहुल साहब- गांधी यदि नहीं होते तो कांग्रेस इतनी दुर्दशा में नहीं होती जो ये 13वीं की दुर्दशा में है। राहुल गांधी 13वीं करवाने पर नहीं, तुले हुए मैं हैं कह कांग्रेस रहा हूं, पार्टी का। प्रोफेसर ओह, साहब एक चीज तो हम भूल ही गए, जरा सा देखें एक मिनट, देखिए जरा पिक्चर दिखाइएगा, इसमें भी कहानी है भाई। ये सिग्नेचर के बाद राहुल गांधी से गले मिले, सबसे पहले राहुल गांधी से गले मिले। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए बोला, इंटरेस्टिंग, अभी अब देखिएगा अभी आप, बोला मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मिलो। भूल गए। तो फिर राहुल गांधी ने बुलाया, कान में कुछ कहा, अरे उधर भी खड़गे साहब के लिए। उधर भी मल्लिकार्जुन जाओ खड़गे भाई, सीएम से उधर भी जाओ भाई। तो ये तो हालत है, गजब। पता नहीं आप लोग बार बार आश्चर्य हो रहा है, न मंत्रिमंडल में मुस्लिम और ईसाई होने मुझे आश्चर्य हुआ। सतीशन साहब ने नहीं, राहुल इसमें गांधी को, आश्चर्य की बात- राहुल गांधी से मिलके अपना काम पूरा समझ लिया। अरे भाई तो हो गया था पार्टी ना। का प्रेसिडेंट बगल में बैठा है, हो गया था ना काम भाई, इसमें कंफ्यूजन क्यों है? मजेदार है। तो खड़गे जी को आप और हम समझते हैं श्रद्धेय के नाते, वो थोड़े समझते हैं कि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। नहीं मैं कह अच्छा रहा ये हूँ बताइए कोई मुख्यमंत्री बन जाए भारतीय जनता पार्टी का, वो प्रधानमंत्री जी से मिलेगा कि नितिन नवीन से मिलेगा? सर दोनों से मिलेगा, दोनों से मिलेगा सर, और अमित शाह जी से पहले तो तो जरूर मिलेगा। और अमित शाह जी तो स्थायी अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह जी तो वो स्थायी किस्सा याद अध्यक्ष दिला हैं। दीजिए। हैं? कौन सा किस्सा छोड़िए चलवाते हैं? उसको, मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं, देखिए अभी मेरे को जो लगा, मैं हर्ष जी की बात से ज्यादा सहमत हूँ, और मैंने सुबह भी कहीं चर्चा की कि कांग्रेस के पास ये मौका था कि इंडिया ब्लॉक के जितने लीडर्स हैं उनको सबको आज बुलाना बुलाते, चाहिए। जैसे बीजेपी एनडीए का पूरा प्लेटफॉर्म सजाती है, वो थाली सजाती है, इसमें क्या है, उमर अब्दुल्ला से लेकर ममता बनर्जी तक, और मान सबके लीजिए सब लोग। कम्युनिस्ट ना आते उनसे वहां लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ। अखिलेश जी को बुलाते तो वो ना आते, नहीं, ममता जी को बुलाते तो वो ना आती। पिनाराई विजयन तो वहां पर बैठे हुए हैं। नहीं, मैं तो कह रहा इसका हूं सारे मतलब ये लोग है, हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी सोच, ऐसा तो नहीं है कि ये वहां किसी ने विचार नहीं रखा होगा, इसके खिलाफ फैसला हुआ। हाँ हाँ, तो मैं क्यों कह रहा फैसला हूँ कि वो होना, ऐसा लगता है, हमारी राय है, वो तो वो जो तय कर रहे होंगे वो करेंगे। और वो जोसेफ साहब का आने का था, और फिर मुझे लगा कि वहां पर जोसेफ भी नहीं आए हैं, विजय जोसेफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनकी चर्चा वहां पर हो रही थी कि शायद वो आएंगे, फिर बताया गया, मुझे जानकारी नहीं कि वहां पर क्या हुआ, कि security विजयन के- आए थे क्या? हैं? पिनाराई विजयन थे, विजयन आए वहां थे पर ना, बैठे हुए हैं। पिनराई विजयन आए थे। तो वो तो खैर आउटगोइंग केरल के तो सारे के सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के भी मौजूद हैं। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस अभी एलाइज को ज्यादा भाव नहीं देना चाह रही? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए था, और वो अच्छा ही लगता कि प्लेटफॉर्म पर सब लोग रहें। मैं इस बात से सहमत, बाकी कांग्रेस जो चाहती है वो- चलिए सर, आगे बढ़ते हुए उनका मीरा जी ने अपना काफी अधिकार बात है, कर ली है। केरल में आज एक नई शुरुआत हुई है, वो आपको मैं दिखा देता हूं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु राज के आगाज के ठीक 10 दिन के बाद एक बड़ा फैसला हुआ, और जैसे योगी आदित्यनाथ करते हैं, आज शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में एक जनता दरबार लगाया। कोलकाता की सॉल्ट लेक में पार्टी दफ्तर में उन्होंने बैठक की और आम लोगों की समस्याएं सुनी। खासकर आज का दिन जो फर्स्ट डे था, उसमें पार्टी वर्कर्स को उन्होंने मौका दिया। लगातार बंगाल में पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जा रही है। लोग आए, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, कुछ कागज लेकर के आए थे, और शुभेंदु अधिकारी ने तुरंत अफसरों को निर्देश भी दिए कि इनका काम कीजिए आप। बंगाल बीजेपी की सीनियर नेता लॉकेट चैटर्जी वो भी यहाँ पर मौजूद थी, और उन्होंने बताया कि ये शुरुआत है, अब हर जिले और मंडल स्तर पर मंत्रियों विधायकों को भी जनता के बीच जन सुनवाई करने के लिए कहा जाएगा, और जल्द ही लोग अपने ही क्षेत्र में अपने लीडर के सामने अपनी समस्याएं रख पाएंगे, और उसका समाधान बिना किसी भेदभाव के किया जाएगा। जनता दरबार में जो लोग आए हुए थे वो भी बड़े खुश थे। कुछ एक रिएक्शंस हैं हमारे पास, वो देखते हैं। हम जो है टेट क्वालिफाइड ट्रेन कैंडिडेट है, लेकिन 5 साल से लास्ट जो गवर्नमेंट था वो हमको रिक्रूटमेंट नहीं दे रहा था, हमको डिप्राइव करके रखा हुआ था। आज हम लोग हेड ऑफ द गवर्नमेंट से मिलके इतना खुश है, हम इतना डिप्रेस्ड हो चुके थे 5 साल से आंदोलन कर करके, पुलिस का लाठी और जेल देख देख के। हम लोग ये सही कॉन्टेक्चुअल स्टाफ नर्स है, तो हम लोग सर के साथ बात करके अच्छा लगा। सर बोल रहे हैं देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सर हम लोग फाइल सबमिट किया है, होप फॉर बेस्ट देखा जाए की है। तो ये, हाँ, तो हम यहाँ पर इसमें भी एक पेज ढूंढ लिया गया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी के दफ्तर में जनता दरबार क्यों लगा रहे हैं। इस यही बात, ये आपत्ति है इस पर आपको? नहीं, आपत्ति ये नहीं है, ये कहने पर आपत्ति है कि ये जनता दरबार है। सर इसको है तो बीजेपी जनता का ही दरबार, और नहीं, बैठा तो मुख्यमंत्री है। बीजेपी के दफ्तर में मुख्यमंत्री जनता बैठा है, और के उसमें भी लिए कोई दरबार आपत्ति नहीं है, जनता उसमें के भी कोई लिए आपत्ति दरबार नहीं है है। कि बीजेपी के दफ्तर में बैठ के मुख्यमंत्री
लोगों से बात करें, लेकिन जनता दरबार के लिए बेहतर होता कि वो बीजेपी दफ्तर के बाहर बैठते। जनता में और भी लोग हैं जो बीजेपी के अलावा बंगाल में रहते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं जिसने मान लो क्यों जो जाना इनका है? मान लीजिए जो किसी इनका को- राजनीतिक विरोधी है उसको अपना काम करवाना है, हाँ। तो वो अब वहां जाने से कतराएगा बीजेपी के दफ्तर कतराएगा, में? जाहिर है उसको डर लग विजय सकता है। विजय लेकिन जी की इसकी सलाह बात ले है। लेती है भारतीय जनता पार्टी तो डूब करके मर जाती हुई बंगाल के अंदर राजनीतिक अच्छा ही है तौर कि नहीं पे। ले रही। हाँ, नहीं, देखिए, पहली बात तो ये जनता दरबार मुख्यमंत्री का है और मुख्यमंत्री कार्यालय में जनता की समस्या नहीं सुनने वाले हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये आत्मबल, ये विश्वास, ये देना शुभेंदु के मैंडेट का हिस्सा है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछले 15 सालों से पिट रहा था, उसको यह भरोसा होना चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, राज्य के लिए। मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने कार्यालय में बैठेंगे, सचिवालय में, हो सकता है और वहां अलग वहां सारी बैठे, समस्याएं वहां अलग सुनेंगे। बैठेंगे, हो सकता लेकिन ये, और जब ये नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, अभी इधर तो लंबे समय से वो प्रैक्टिस चली गई, भाजपा वाले सुनेंगे या मोदी जी के ऑफिस में कोई सुनेगा तो उनको याद आएगा, पहले मंत्री तय किए गए थे, वो भाजपा कार्यालय में बैठते थे सप्ताह में 2 दिन 3 दिन, और वो समस्या सुनते थे, क्योंकि फीडबैक चाहिए ना भाई। आपका वर्कर कहां लेकर जाएगा अपनी समस्या? उससे एनआरकी हो सकती है। तो अच्छा है कि एक चैनलाइज सिस्टम बनाइए और उसकी समस्या का समाधान करिए। बंगाल के संदर्भ में शुभेंदु एकदम ठीक काम कर रहे हैं। वैसे ये समीर जी बताइए, ये मतलब इससे एक्चुअली कोई लोगों की मदद होती है या ये भी बस प्रतीकात्मक ही नहीं, है? निश्चित रूप से होती है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं घर के बाहर, और कितना योगी जी से सीखना चाहिए सारे मुख्यमंत्री को। योगी जी खड़े रहते बल्कि मेरे ख्याल हैं से और जो अकेले दरबार में मुख्यमंत्री आते हैं, वो योगी जो लोग आदित्यनाथ आते जो regular हैं अभी उनको तक कर कुर्सी रहे पर लाइन से योगी जी बिठाते हैं। आप देखिए जो लोग आते हैं वो लाइन से कुर्सी बैठे खुद जाते हैं उनके और योगी पास। जी खुद उनके पास जाते हैं कितना योगी लेके, वाली खबर और बाद मार्क में करते हैं और ऑन द स्पॉट बोलते हैं। ये कह रहे हैं योगी जी सीखना चाहिए सबको। मुझे लगता है कि सारे मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि किस तरीके से मतलब योगी आदित्यनाथ अपना दरबार लगाते हैं और ऑन द स्पॉट उसका डिसीजन लेते हैं। अधिकारी से कहते हैं इस पर कार्रवाई कीजिए और मुझे आप इसको बताइए कि इस पर आपने क्या किया है। ये फॉलो अप जो योगी आदित्यनाथ का सिस्टम है, मुझे लगता है ये शुभेंदु को भी लागू करना चाहिए, वो आसाम में हेमंता को भी लागू करना चाहिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस बात को ध्यान दें। बुलडोजर तो शुरू कर ही दिया है इन्होंने। निश्चित रूप से जहां तक भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री के बैठने की बात है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी शुरुआत है। भाई 70 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वहां पर आपका मुख्यमंत्री 70 साल बाद वहां आया है। कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए कि आपका मुख्यमंत्री है और भाई मुख्यमंत्री के पास आप मिलने जा रहे हो। आप भले भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट नहीं दिया, मुख्यमंत्री के पास जा रहे हो, आप जाइए और मुख्यमंत्री से मिलिए। मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत की उन्होंने। ठीक है। योगी जी के जो नए मंत्री हैं उनकी टीम में विभागों का बंटवारा हो गया, उसमें क्या खबर निकली उसकी बात हम करेंगे, लेकिन बंगाल की एक खबर आपको बताना जरूरी था। अभी शुभेंदु सरकार अपने फैसलों को लेकर के चर्चा में काफी बनी हुई है और अभी उन्होंने एक फैसला किया था कि जो धार्मिक स्थल हैं उनमें लाउडस्पीकर की आवाज़ ज़्यादा नहीं होगी। यूपी में भी ऐसा ही आदेश निकला हुआ, वो मंदिर मस्जिद सबके लिए है वो, कि लाउडस्पीकर नहीं, अगर लगेगा भी तो उस परिसर के बाहर उसकी आवाज़ नहीं जाएगी। यूपी में तो कहीं कोई दंगा नहीं देखने को मिला इस पर, वहाँ कोलकाता में दंगा हो गया इस पर। और इसके अलावा जो एक दूसरा आदेश निकाला गया उस पर भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ, वो था सड़क पे नमाज पढ़ने का, तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उसके भी खिलाफ लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए। ये कोलकाता का पार्क स्ट्रीट इलाका है, मैं तो नहीं जानता कोलकाता को बहुत अच्छे, लेकिन सुना है ये नाम बहुत मेन स्क्वायर जैसा है वहाँ का। अचानक वहाँ पर एक भीड़ उतर आई, उसके बाद फिर पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के अंदर जो कुछ उपद्रवी तत्व थे उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर दी। 3 पुलिस वाले इसमें घायल हो गए और इसके बाद फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इन सबको खदेड़ा। हंगामे और झड़प के बाद अब इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है और पुलिस का कहना है कि कलकत्ता में दंगा फैलाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। अब इनकी पहचान की जा रही है। पुलिस के सीनियर अफसर इलाके में फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। फोर्स के टारगेट पर ये तमाम जो कट्टरपंथी लोग हैं ये हैं और इनकी तलाश फिलहाल जारी है। एक बार तस्वीरें आप दिखा दीजिए फिर से, क्या हुआ कल। पत्थरबाजी की तस्वीरें दिखा दीजिए जरा। ये देखिए, ये कल कलकत्ता शहर का हाल था। अब इसमें कुछ जो वहां पर प्रोटेस्टर थे उनका वजह क्या, मुद्दा क्या था, वो सुनते हैं। काला कानून चल रहा है यहाँ पर।
लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए खास कम्युनिटी पर एक एक्शन लिया जा रहा है, यहाँ पर टारगेट करके एक्शन लिया जा रहा है। बातचीत करें ना, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर काला कानून चल रहा है। मुसलमान इस देश का क्या नागरिक नहीं है? मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है, औरतों को ढकेला जा रहा है। धार्मिक नारे तो महिलाएं भी लगा रही थी वहां पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक समाज को, मतलब एक मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, एक कहानी मुझे याद आती है कि कोई शादी करके 3 भाई जो है वो सोन नदी पार करके जा रहे थे और तीनों को दहेज में बकरी मिला था। तो बड़ी वाली बहू जो है वो बहुत शांत नहीं रहती थी और छोटे वाली बहुत शांत रहती थी। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा कि यार ऐसा क्या है, तीनों घर तो एक ही घर से आई हैं, मेरी वाली पत्नी तो बहुत एग्रेसिव है, तुम्हारी वाली। तो बोला तुमको याद नहीं है जब सोन नदी में बकरी पानी के लिए में कर रही थी तो मैंने उसी समय उसको चाकू से काट दिया था। तो पहला दिन ही बकरी काट दें तो ज़्यादा ठीक है। इसका मतलब बहुत साफ है, यदि इनको शुरू से ही डंडे, लाठी और जिसको तमंचों से यदि आप ठीक नहीं करेंगे तो एग्रेशन इनका बढ़ता जाएगा। मैं जिस कम्युनिटी के बारे में कहा, जो सड़कों पर आकर के उतरते हैं, जो हमेशा दंगा करने के लिए उतारू रहते हैं। आप भी जो है वो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं, मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूं कि जो सड़क पर आप देख रहे हैं कि हम सड़क पर नमाज पढ़ना ये मेरा अधिकार है, और ये कह करके हम दंगा करने के लिए आ रहे हैं। कुछ क्या तो फर्क काला कानून है क्या? मैं कह रहा हूं कि एक पॉपुलेशन है वहां की, 30% आबादी है, उसमें एक तबका है जो ये काम कर रहा है। मैं उन्हीं तबकों के लिए बात कर रहा हूं, उनके लिए मैं उन्हीं तबकों के लिए बात कर रहा हूं जो सड़क पर दंगाई उतर आ रहे हैं। यदि आप उनको शुरू से ही नहीं वैसा ट्रीटमेंट करेंगे, जैसा कि कहा शुरुआत में कहेंगे, कल भी 2-3 दिन पहले भी कहानी कुर्सी में, उनको झन्नाहट उनको महसूस होनी चाहिए। एक्चुअली ये सरकार बदल गई है, ये रेजिस्टेंस तो दंगा करने, ये एक्चुअली रेजिस्टेंस दिख रही है। देखिए रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंट करवाया जा रहा है। अभी तक जैसा वो चाहते थे वैसा चलता था। हाँ, सिंपल है। जैसा मैंने आपको बताया, ये सेम निर्देश जो है वो यूपी में है और भी किसी राज्य में होंगे, तो मतलब, लेकिन एक्चुअली यूपी में कभी नहीं देखा ऐसा होता हुआ। नहीं, मैं दोनों ही चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, मतलब कि दोनों फैसले ठीक ही है। मैं कोई ऑडियो लेवल पर जो बाहर हमेशा ही होता है एक सिस्टम में, उसके साथ हम हमेशा रहते हैं। सड़कों पर भी नमाज या कोई भी धार्मिक कार्यक्रमों के खिलाफ हूँ, लेकिन ये हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि अभी सरकार बनी है तो बहुत सारे लोगों की नाराजगी भी है, रेजिस्टेंस भी है। यदि ये काम 6 महीने बाद होता मान लीजिए, तो मुझे लगता है कि इतना अभी एक टेंशन रहता है। इलेक्शन खत्म होते ही सोसाइटीज़ में खासतौर से जो लोग हार गए हैं या जिनको मौका नहीं मिला, उनका एक नाराजगी होती है, और उसको थोड़ा सा शांत करके, थोड़ा सा बातचीत करके, थोड़ा रास्ता निकाल के यदि किया जाए तो मेरे ख्याल से ठीक हो सकता है। इसको कोई इस तरह से देखना कि कुछ बहुत बड़ा आतंक का अभी आते ही नहीं करना था, ये आते ही नहीं करना चाहिए। थोड़ा शांति करें, प्रायोरिटीज, सरकार की प्रायोरिटीज पर ध्यान रखना चाहिए। सरकार को प्रायोरिटी क्या, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सरकार की प्रायोरिटी बंगाल को बदलने, बंगाल की तस्वीर बदलने, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उस पर काम करे जिसके लिए ये सरकार आई है। जो पिछले 40 साल में काम नहीं हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, जहां पीछे छूट गया है वहां जाए और फिर उसको प्रायोरिटी गलत है। प्रायोरिटी गलत नहीं, प्रायोरिटी में थोड़ा सा इसको रखना चाहिए, और फिर वो ऐसा ना लगे वही बदलाव और बदले का फर्क जो है ना। ऐसे दंगाइयों को ठीक करने के लिए भी मैंडेट आया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आया है, बिल्कुल आया है, बदलाव के लिए बिल्कुल आया है। इन्हीं दंगाइयों के दहशत से तो हिंदू लोग वोट करने नहीं जाते थे, कलकत्ता में नहीं करने जाते थे। पाल्टा कोई दूर की कंस्टिट्यूएंसी है क्या? दमदम कोई दूर की कंस्टिट्यूएंसी होती थी क्या? लेकिन हिंदू वहां डर से बूथ पर नहीं जाया करता था, क्योंकि ये दंगाई उनको मारते थे, उनको धमकी देते थे कि बाहर निकलोगे तो काट दिए जाओगे। ये बात बहस हो गई। मैंडेट किस चीज? एवरेज 80% पोलिंग होती रही है बिहार में, तो बंगाल में तो पिछले 30 साल में। मैंडेट तो हर जगह का एक ही होता है कि जो जनता है उसके जीवन में सुख सुविधा रहे, जीवन स्तर बेहतर रहे। अब ये एक छोटा सा शब्द है, इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो फिर मैंडेट अलग अलग हो जाता है। क्योंकि संदर्भ समझें तो पश्चिम बंगाल में पिछले लगभग 5 दशक में उद्योग लगे नहीं है, सिर्फ उखड़ कर भागे हैं। इसको एक संदर्भ में समझिए। लगभग कुछ संख्या 7 बताते हैं, कुछ 10 बताते हैं, कुछ 8 बताते हैं, लेकिन मान लीजिए 5 से 10 हजार के बीच में ठीक ठाक उद्योग छोड़कर चले गए। बिड़ला जैसा समूह वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट के चला गया।
बड़े बड़े समूह जिसमें गोयनकाज भी शामिल हैं, दूसरे शामिल हैं, उनका अब नहीं मिलता है। बड़े बड़े जिनके मुख्यालय हुआ करते थे, जो बड़े लोग कलकत्ता रहते थे भद्रलोक की तरह, वो नहीं रह गए। वो या तो मुंबई रहते हैं या वो चले आए हैं कहीं, आपको गुड़गांव या फिर नोएडा दिल्ली में मिलेंगे। इसके बीच में ये सब हुआ क्यों? क्योंकि ऐसे दंगाई सड़कों पर पुलिस की छूट के साथ बड़े मजे से रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उद्योग लगाए और इनको कमीशन न दे। जब ये सब आप कहते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की है। मैंडेट जनता ने उसी के लिए दिया है जो उसके मन में भय है। भय, भरोसा। तो भय से भरोसे का जो है उसके लिए खत्म करना पड़ेगा। दोबारा कोई ऐसे सड़कों पर दंगा करता हुआ न दिखे। जब ये हो जाएगा तब उद्योग आएंगे, तब रोजगार लगेगा, तब दूसरा वाला काम सही हो पाएगा। एक बाबुल सुप्रियो सांसद ही है ना टीएमसी के, पहले बीजेपी में पहले थे, बीजेपी में भी सांसद थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया, वहां चले मंत्री गए। भी थे भाई। पिछला चुनाव जब, हाँ मंत्री भी थे। मंत्री पिछला भी इलेक्शन रहे। जब बीजेपी हार गई थी तो इन्होंने पाला बदल लिया था। इन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, इसकी भी बात होनी चाहिए। इन्होंने इसमें यह लिखा है कि पोस्ट पोल वायलेंस होता है, पोल वाले दिन भी वायलेंस होता है। इन्होंने लिखा है पोस्ट पोल वायलेंस कंटिन्यूज टू डोमिनेट द पोल डेज। समझा नहीं मतलब, लेकिन कहना चाह रहे हैं इलेक्शन में वायलेंस होता है बंगाल में, ये बात सही है। फिर वो ये भी लिख रहे हैं कि हो सकता है कि मेरे पार्टी के सीनियर जो है वो मुझसे कुछ नाराज हो जाएं, लेकिन मैं ये कहूंगा, मुझे कहना पड़ेगा, ये पहले भी ये हिंसा थी, आज भी ये हिंसा है। जो वो कह रहे हैं, जब मैं ऑपोजिशन में था तो मैंने 2019 में इसको बड़ा नजदीक से मैंने इसको महसूस किया। मुझे याद आ रहा है इनकी गाड़ी वाड़ी हाँ, इनके कुछ ऊपर मामला हो गया था, लोगों ने घेर नहीं, लिया। अब इनका हृदय धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर। सुप्रियो जी की अब टाइमिंग धर्म गलत है। नहीं, नहीं, आप सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। मुझे भी शुरुआत के 4 लाइन पढ़ के लगा था कि फिर पाला बदल रहा है। नहीं, ऐसा है नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, वो वो क्या मैंने पढ़ कह लिया रहे पूरी। हैं? वो कह रहे हैं, क्या रहे हैं? पोस्ट पढ़ा है मैंने। कह रहे हैं हिंसा होती है, पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, और इस मेरी पार्टी नाराज होगी, लेकिन मुझे कहना है। फिर उन्होंने एक वाक्य उसमें लिखा और नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने एक बड़े सीनियर, आई वाज डिस्कसिंग दैट विद अ वेरी सीनियर बीजेपी लीडर बिफोर 2021 इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शन से पिछले पहले। तो मैंने कहा कि वैसा ये बड़ा हिंसा की बड़ी यहाँ पर वो है, दिक्कत है। तो और वो नेता कौन होंगे वो इमेजिन नहीं कीजिए आप, जवाब बड़ा मजेदार है। तो उन्होंने कहा कि जरा कुछ नाम बताओ, कुछ नाम बताओ जो लोग ये हिंसा करते हैं, ऐसे कोई नाम, बड़े नाम बताओ। तो इन्होंने नाम बताए। तो फिर ये लिखते हैं कि ही स्माइल्ड एंड सेड, मुस्कुरा के बोले, चिंता मत करो, इन सारे लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा देते हैं, झमेला ही खत्म। और फिर वो लिख रहे हैं कि बहुत सारे नेताओं को बीजेपी इसके बाद ज्वाइन कराई गई, चार्टर जेट दिल्ली से आते थे, जाते थे, ये सब कुछ होता था। मतलब जैसे वो होता है ना कि भाई जो शैतान बच्चा उसको मॉनिटर टाइप बना दो, तो जो शैतान बच्चा उसको अपने यहाँ ले लो, उसको अब हमारे यहाँ रहेगा, ठीक रहेगा। समझे ऐसा हुआ क्या बीजेपी में? बाबुल सुप्रियो ने ये बातचीत कैलाश विजयवर्गीय के साथ की थी। अच्छा। ये उनका और कैलाश विजयवर्गीय का संवाद है, और ये संवाद उनका कैलाश विजयवर्गीय के जीके का जो घर है वहां पर हुआ था। और वहां पर कैलाश जी ने कहा था कि आप बताओ कौन है, उनको हम बीजेपी ज्वाइन करा देते, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ये बैड कैरेक्टर क्यों चाहिए थे बीजेपी को? बीजेपी को ये बैड कैरेक्टर क्यों चाहिए थे? नहीं, बैड कैरेक्टर नहीं, टीएमसी में बैठ के भारतीय जनता पार्टी में आके तो सुधर गए, गुड हो गए, अच्छे हो गए ना भाई। आप अगर गलत काम नहीं करोगे भारतीय जनता पार्टी में आकर, आप लॉ एंड ऑर्डर को अगर आप मानोगे, करप्शन नहीं करोगे, तो भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति नहीं है ना। और अच्छा है कि बुरा आदमी अगर सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसको बुला नहीं कहते ना, सही रास्ते पर लौट आ गए। तो मुझे लग रहा है कि अब इन्होंने जो पूरा जिक्र किया, लेकिन यह भी है कि इससे बंगाल में इतनी हिंसा क्यों होती है सर? गुजरात में तो कभी नहीं होती, न पोस्ट होती है, न प्री होती है, कभी नहीं होता। वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ किसे जीतती है, और वहां राहुल गांधी कभी नहीं कहते कि ईवीएम हैक हो गई है, ईवीएम में छड़कानी हुई है। वहां तो वो हार को स्वीकार कर लेते हैं बहुत आसानी से। तमाम राज्यों में चुनाव होते हैं, बंगाली की होती है। क्योंकि बंगाल में कम्युनिस्टों का लंबे समय शासन रहा, कम्युनिस्टों ने हिंसा को वहां संरक्षित किया, वही हिंसा पूरी ममता बनर्जी अच्छा हुआ कि मुझे पता नहीं था कि आपके पास ये एक्चुअली इस पूरी कॉन्वर्सेशन की डिटेल थी। बड़ा अच्छा हुआ आपने जो बताया है ना, जल्दी ही बंगाल में भी ये सब बंद हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। आज आपने बात कह दी कहानी कुर्सी की। सर अगली खबर में बढ़ता हूं। कुछ और लोग वापस गुड बुक उसमें बनने वाले हैं क्या? योगी जी की कैबिनेट में विभाग बंट गए हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग भी हो गई है। इसमें 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिन प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसमें समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को मंजूरी शामिल है। यह आयोग पंचायत चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन की सीमा तय करेगा। मुख्यमंत्री योगी ने 8 नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। अब इसमें खबर ढूंढनी पड़ेगी। भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई मंत्रालय मिला है, मनोज पांडे को फूड और सिविल सप्लाईज मिला है, अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग मिला है। ओबीसी आयोग जो है वो सभी 75 जिलों की आंकड़ों की समीक्षा के बाद आरक्षण के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, और इस आयोग की जो सिफारिशें आएंगी उसके आधार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब
चलें, ये तो जो फैसले हुए वो तो ये हैं, लेकिन कल ये सब चर्चा चल रही थी कि विभागों के बंटवारे नहीं हो रहे हैं, इस पर अखिलेश यादव बहुत तंज भी कस रहे थे। तो आप लोग तो बहुत बड़े बड़े मंत्रालयों के नाम ले रहे थे, PWD, अर्बन डेवलपमेंट, हर चीज को सारी ऊर्जा, कहाँ हुआ, कहाँ गए सब? आपने मुझे कल भी नहीं सुना इसका ध्यान से। कल ही मैंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि जितने लोग ये सब कर रहे हैं कुछ नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने साबित करके दिखा दिया कि उनसे किसी तरह का दबाव डालकर काम नहीं करवा सकता, कोई नहीं करवा सकता है। अब ये सब सोशल मीडिया पर चल रहा है, लोग लखनऊ बात करिए तो हंसते हुए कहते हैं ये तो टाइम इसलिए लग गया कि ऐसा विभाग देना था कुछ जान ही न पाए, कर ही न पाए जब तक चुनाव आ जाए। मतलब जितने नए मंत्री बने हैं उनको पता ही नहीं चले कि क्या विभाग। और इसमें सबसे ज्यादा जो लोग ये चला रहे थे कि फिर से केशव जी को PWD मिल जाएगा, सबसे ज्यादा उन्हीं की फजीहत हुई। सर्वाधिक जिसको कोई कह रहा था कि गृह दे देंगे, योगी जी गृह दे देंगे भला। लॉ एंड ऑर्डर जिसकी USP है, जिस आदमी की, जिस नेता का पूरी राजनीति ही इसी पर है कि बुलडोजर चला दिया, वो गृह दे देंगे। लेकिन ये भी चल रहा, किसी ने कहा कि जब गृह और PWD ना सही, सूचना तो जरूर दे देंगे। अरे भाई, सूचना मैनेजमेंट का काम होता है, PR से लेके सारा मैनेजमेंट वो दे देंगे। ये मतलब नए पुराने मंत्री चाह तो रहे थे ना कि बड़े विभाग भी बटे, चाह नहीं रहे थे, उसके लिए सब कुछ, मतलब जिसको कहते हैं घोड़े खोल रखा, जोर लगा दिया आप समझते नहीं, हरजी कल भी करे, आप सुनते नहीं। हरजी ये नहीं करे कि मंत्री चाहते थे, मंत्रियों के लिए जो लोग चाहते थे उनकी नहीं सुनी योगी जी ने, ऐसा उनका कहना है ना। नहीं, चाह तो मंत्री जी लोग ही रहे। योगी जी की चल गई नहीं, योगी जी ने जो चाहा वो किया। ये सारे विभाग इन्हीं के पास चल गई तो बड़ा सामान्य सा होता है। जो योगी आदित्यनाथ ने चाहा वो किया, किसी के दबाव को नहीं सुना, न वो किसी के दबाव को सुनने को तैयार। सर, इस पर आपकी दो लाइन। मैं तो इस चीज़ पर देख रहा था कि ओबीसी जो है वो पंचायत में आप ओबीसी का रिजर्वेशन करेंगे, तो फिर ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो संख्या संसद के मांग जायज क्यों नहीं है, वहाँ भी आप कर दीजिए। मैं फिर बात ये कह रहा हूँ, केवल यूपी में हो रहा है, पहले ये बता दीजिए, और भी कहीं है? देखिए, मैं बाकी जगह नहीं जानता, शायद बिहार में रिजर्वेशन है अभी नहीं है कहीं पर, और कुछ जगह। लेकिन मैं ये कह रहा नहीं, हूँ, नहीं, इससे हिंदू बटेगा कि नहीं बटेगा ओबीसी में? मैं फिर वही मैं उसी चीज पर बात कर रहा हूँ। जब आप इस प्रकार की राजनीति करेंगे तो कल जाकर के ये बात फिर रहेगा कि भाई हमको भी ओबीसी में डाल दो। जो ओबीसी में नहीं है, अपर, जिसे कहते हैं कि आप अपर कास्ट, वो भी तो कह रहा है आज के दिन में कि हमको ओबीसी कैटेगरी में डाल दो। बेनिफिट लेने के लिए ओबीसी का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, उससे क्या फर्क पड़, उसकी सेहत पर क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई भी कल ब्राह्मणों को ओबीसी में डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है? वो भी कहेगा कि भैया हमको बेनिफिट लेना है, इसलिए हमको डाल देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, ये क्यों कर रहे हैं आप? ये शुद्ध राजनीति के लिए ही कर रहे हैं ना, ये शुद्ध चुनाव जीतने के लिए ही कर रहे हैं ना। मैं फिर ये बात कहता हूं कि जितना आप हिंदू समाज को ऐसे खांचों में बांटेंगे, उतना ही हिंदू समाज की लंबी लड़ाई खतरे में पड़ेगी। और मेरी यही चिंता है कि हम अपनी भावी पीढ़ियों को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, हम तात्कालिक राजनीति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस पर। नहीं, मैं इसको कंट्राडिक्शन के तौर पे देखता हूँ। मतलब जो प्रोफेसर साहब की चिंता है, मैं उसको वाजिब तरीके से समझता हूँ कि यदि ऐसा ही आप समझ रहे हैं तो बटेगा ही। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है ना आपका, मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी की ताकत आपने देख ली, जो हर्जनी की, उसमें भी महिलाओं के आरक्षण में भी ओबीसी आरक्षण यदि वो मांगना शुरू कर रहे हैं तो फिर क्या, फिर गलत कहाँ कर रहे हैं? लेकिन जब मुख्यमंत्री जी बार बार ये बात कहते हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, फिर जब ओबीसी के लिए पंचायत स्तर पर आप रिजर्वेशन करेंगे तो वो तो उसको सेगमेंटेशन ही तो करना है, उसको बांटना ही तो है ना। और फिर एक नए तरीके से विवाद शुरू कर रहे हैं। और ये विवाद फिर जब पंचायतों में होगा तो फिर विधानसभाओं में भी होगा, फिर संसद में भी होगा, फिर महिलाओं के आरक्षण में भी क्यों नहीं हो ओबीसी महिलाओं की बात। फिर ये कहा जाएगा नहीं संविधान में तो नहीं है, तो संविधान में तो सब कुछ बदल दिया है, तो संविधान में तो बदला जा सकता है। संविधान कहाँ रोक रहा है आपको बदलने के लिए? तो ये कंट्राडिक्शन के तौर पे भी मैं देख रहा हूं। जो प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं उस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। हमारे नेता तात्कालिक लाभ के लिए, स्वयं की सत्ता के लिए। मैं तो कल का बयान सुन रहा था उनका, उसमें उन्होंने खुद ही पोस्ट किया हुआ है, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, परिवार, क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं किसी भी मत और मजहब से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचे। ये योगी जी का बयान है। सर, अब नेता अगर 5 साल बाद जो चुनाव होगा उसकी चिंता करेगा, या 50 साल बाद देश कैसा होगा उसकी चिंता करेगा? आदर्श स्थिति में बात बहुत अच्छी लगती है कि भाई जाति की बात मत करो, भविष्य की चिंता करो, आने वाली पीढ़ियों की सोचो करो। नेता तो अपनी पीढ़ी की सोचता है कि भाई मैं कैसे सत्ता के अंदर आऊंगा।
और निश्चित रूप से भाई पिछड़ों की राजनीति तो अब भारतीय जनता पार्टी के क्या सभी राजनीतिक दलों के केंद्र में आ गई है। सब जिसको जैसा लग रहा है उस हिसाब से राजनीति कर रहा है। अखिलेश यादव एमवाई की राजनीति करते करते वो पीडीए की बात करने लगे। उन्हें लगा कि एमवाई के दम पर सत्ता मिलेगी नहीं तो पीडीए करूंगा, और पीडीए के दम पर उनको लगता है कि लोकसभा में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया तो यही पीडीए उनके विधानसभा में उनके जीत का कारण बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भाई अखिलेश यादव के पीडीए के कारण हमसे पीडीए छिटक गया तो हमें ज्यादा पिछड़ों की राजनीति करना है, और इसीलिए आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ ने जो 6 मंत्री बनाए सारे उसी आधार पर बनाए गए, पिछड़ों को ध्यान में रखते हुए लेके गए। तो चुनाव के समय आप ये समीकरण तो आपको साधना आपकी मजबूरी है। अगली पे जोड़ के बोल दीजिएगा क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग खबर है। और अभी हम जाति की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले। अभी आपको मालूम है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी, उनका एक बयान बड़ा वायरल हो गया ब्राह्मणों के खिलाफ। बहुत ही आपत्तिजनक बयान था। उस पर उन्होंने हालांकि सफाई दी कि मैं जिस गोष्ठी में बोल रहा था वहां पर मुहावरों की बात हो रही थी, तो मैंने एक मुहावरा सुनाया था। वो कोई मेरे विचार नहीं थे, एक प्रचलित मुहावरा है, कितना प्रचलित है नहीं पता, लेकिन वो बहुत खराब था, वो ब्राह्मणों के लिए था। अब इस पर मायावती जी का पोस्ट आया। मायावती जी ने कहा कि ये अपमान किया जा रहा है और हमारी सरकार थी, हमने बड़ा सम्मान दिया ब्राह्मणों को। फिर उसके बाद अब खबर ये आई कि समाजवाद की अखिलेश यादव जी ने राजकुमार भाटी जी को बुलाया। अब ये पूरी प्रेस रिलीज जारी की गई है 17 तारीख की, आज 18 ही है ना सर? हाँ, तो कल की ये प्रेस रिलीज है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्री राजकुमार भाटी ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भेंट की। इस अवसर पर सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। तो ऐसा कहीं नहीं दिखाया जा रहा कि उनको डांट लगाने के बुलाया था या कुछ नहीं, बताया आए थे, बड़ी चर्चा हुई उनके साथ। फिर उन्होंने कहा, आगे लिखा है कि श्री अखिलेश यादव जी ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे सामाजिक सद्भाव का आचरण करें, अपनी भाषा और व्यवहार में संतुलन एवं संयम बरतें, ऐसी कोई बात ना करें जिससे कोई अपने को अपमानित या आहत महसूस करे। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना कर ही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की जा सकती है। फिर आगे वो लिख रहे हैं पीडीए का, हाँ पीडीए का मैं ढूंढ रहा था। पीडीए समाज सभी वर्गों, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अलावा पीड़ित अगड़े पिछड़े, उसमें भी पीडीए में भी है पीड़ित अगड़ा, आधी आबादी महिला, ये सब उसके अंदर आते हैं। पीडीए में तो है ना, उन्होंने बताया ब्राह्मण भी, भाई पीड़ित ब्राह्मण भी हमारा है। पीडीए में तो है ना, पी से पीड़ित और ए से अगड़े। राजकुमार भाटी जी ने लिखा, श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। नहीं, लिख तो दिया उन्होंने, लेकिन अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट की है आज, हाँ, ब्राह्मणों को, और वो उससे भी महत्वपूर्ण पोस्ट है। बताएं मैंने देखा। उन्होंने लिखा है, श्री रामचरितमानस हमारी सौहार्दपूर्ण संस्कृति का संविधान है। वकीलों पे लाठीचार्ज में एक आदमी के हाथ, वो छोड़ दीजिए, वो मैं विषय की बात कर रहा हूं, वो तो लाठीचार्ज पे उन्होंने किया। लेकिन श्री रामचरितमानस हमारी सौहार्दपूर्ण संस्कृति का संविधान है, ये तो आजकल भारतीय जनता पार्टी वाले भी इस तरह से नहीं बोल पाते, मजबूती से आगे बोल रहे हैं। और मानवीय व्यवहारिक मर्यादा का आचार संहिता कोष, भाटी जी सहित सारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी तो तुलसी बाबा को गालियां दे रहे थे। बिल्कुल, कितने दिन बीते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तुलसीदास जी को और गोस्वामी जी को कह के अरे वो तो ब्राह्मण था, वो ये था, वो था, वो उसने तो ये लिख दिया, वो स्त्री विरोधी, तो जाने क्या क्या। और अखिलेश जी इसको रामचरितमानस को गालियां देते थे। तो सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में ये समझ में आ गया है अखिलेश जी को कि उनके अपने लोग क्या कर रहे हैं, और ये कोर्स करेक्शन की कोशिश है, और अगर कोर्स करेक्शन है तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये भी सवाल है। आपको क्या लग रहा है, कोर्स करेक्शन है या बस या डैमेज कंट्रोल है? नहीं है तो डैमेज कंट्रोल ही, क्योंकि नुकसान बहुत हो गया है। आप ऐसे घूम घूम के कहेंगे, और जो कहावत, बयान बड़ा खराब था, जो कहावत उन्होंने सुनाई, वो कहावत इससे पहले मैंने नहीं सुनी। हम भी गांव देहात के आदमी हैं, बहुत कहावतें सुनते हैं, हालांकि मैं कभी भी जाति कहावत तो कहीं गलती से भी चर्चा नहीं करता हूं, वो करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी कोई कहावत थी नहीं जो भाटी ने वहां की, वो कहावत थी ही नहीं, ये भी समझिए आप। और तो और उससे आगे चले गए, उन्होंने भाटियों पर, गुजरों पर, जाटों पर भी उल्टी सीधी बात कह दी। तो मतलब ये शायद उनके स्वभाव का हिस्सा। और मैं कहता हूं ना कि इस देश में हिंदू जातियों पर, ब्राह्मणों पर, हिंदुओं पर, दूसरी और जातियों पर टिप्पणी करना, ये एक बौद्धिक होने की एक निशानी है कि अच्छा अपने ऊपर कुछ हिंदुओं पर हमला कर दो तो कहेंगे अरे यार बड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप आदमी। तो ये कुछ उसी ग्रंथि से पीड़ित। वो जो आप जिस अखिलेश जी का जो पोस्ट आप बता रहे हैं ना, उसमें उन्होंने जो तस्वीर लगाई है, उसमें एक्चुअली क्या, कल आपको मालूम है कि शायद उसी वहीं का हो, क्योंकि लाठीचार्ज दिख रहा है। तो कल वकीलों पे लाठीचार्ज हुआ था लखनऊ में, तो लखनऊ में बुलडोजर एक्शन हुआ, फिर बवाल हुआ, लाठीचार्ज की खबर के बीच आज खबर यह है कि प्रशासन ने बुलडोजर रोक दिया है। एक्चुअली क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के ऑर्डर पर जो वकीलों के चेंबर होते हैं, 240 चेंबर हटाए जाने थे।
कैसरबाग सिविल कोर्ट के वहां से। अब कल फिर इस पर हंगामा हुआ तो फिर लाठी कुछ वकीलों ने कहते हैं कि पत्थर चला दिए, फिर पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, फिर कल मामला रुक गया। अब आज 40 चेंबर जो हैं वो और बचे थे जिनको ध्वस्त करना था, लेकिन फिलहाल वो कार्रवाई जो है वो रोक दी गई है। आपने देखा है वो कैसरबाग का इलाका जहाँ वकीलों का है, आप चले जाइएगा आपको लगेगा कि उससे घुटन हो रही है, निकलना मुश्किल होता है, ऐसा कब्जा कर लिया है। ये कचहरी के अंदर ही होंगे ना? नहीं, कचहरी के बाहर रोड पर भी जो है ना, जो है तो जैसे नहीं होता है केबिन टाइप का बना देना उस ढंग का, वैसे ही होते हैं वो चेंबर में। बट इम्पोर्टेंट ये है कि हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा था। सड़क पर यदि आप करेंगे तो स्वाभाविक है कि हाईकोर्ट आदेश करेगा कि आप उनको खाली कराइए। वो रास्ता ऐसा संकरा हो गया है कि आपकी मैं पिछले साल गया ये था, भी एक्चुअली उस रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था। इसमें भी एक्चुअली बात ये है, ये भी एक वर्ग की बात है। वकील लॉबी से कोई पंगा नहीं लेता। कितना संगठित है, बहुत संगठित होते हैं। यहाँ देखा था दिल्ली में कैसे पिटाई की थी पुलिस की, वकीलों ने दौड़ा के मारा था, एसीपी मरते मरते बची थी। तो पूरे हिंदुस्तान के वकील इकट्ठे हो जाएंगे, अभी सब जगह हड़ताल होगी, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह 3 दिन की हड़ताल पे तो वो हैं ही। वही अभी हाई कोर्ट साथ में आ जाएगा, उनके सब आ जाएंगे। तो सारी सरकारें और सारे पार्टियों में से बड़े बड़े नेता तो सारे वकील ही हैं सारी पार्टियों के अंदर, वो उनका साथ देंगे और वकील संगठित हो जाएंगे तो सरकार वैसे पीछे हट जाती है। तो वो इसलिए वकील का मामला इसलिए रुकना पड़ा। नहीं, इसमें ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो कहीं कुछ होता है तो सारे लोग आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत संगठित है। खैर अब देखिए, खैर फिलहाल तो वो रोक दिया गया, देखा नहीं है, 200 तो टूट ही गए। सुप्रीम कोर्ट के पास रेड लाइट है लेकिन बीच में रास्ता काट करके उनके लिए बनाया गया है। ठीक है सर। ईंधन बचाने के लिए जो अपील मोदी जी ने की, अब उसका असर दिखाई दे रहा है और खासकर सरकारों में दिखाई दे रहा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान और बिहार तक, यूपी से लेकर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक, सब जगह मुख्यमंत्री, मंत्री पहल कर रहे हैं गाड़ियां छोड़ने की। अब ये देखिए दिल्ली की खास तस्वीरें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो खुद मेट्रो में चली। आज मेट्रो मंडे मनाया जा रहा है दिल्ली सरकार के तहत में। इसके तहत पब्लिक को मेट्रो से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट के कई मंत्रियों ने मेट्रो से यात्रा की। सभी लोग मेट्रो से सचिवालय गए, मतलब अपने दफ्तर वो मेट्रो से गए। आज दिल्ली के सभी अधिकारी भी इस मुहिम में शामिल हैं। सभी कारपूल कर रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके अपने अपने दफ्तर जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी इस मुहिम में शामिल हो गई है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने एक मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सारे पुलिस अफसरों को कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। इस मिशन के जरिए दिल्ली सरकार आज में 20% ईंधन का खर्च कम करना चाहती है। अब राजस्थान का देखिए, राजस्थान की डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, वो ट्रेन से चली, जयपुर से अजमेर चली, वो ट्रेन से चली। उनका भी यही था कि भाई लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं। अब जयपुर अजमेर कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादा गाड़ी लेके चलते हैं। 120 किलोमीटर वही कहना था कि भाई ट्रेन से चले। अब अच्छा, दिया कुमारी जी को जब मैं देखता हूँ इनके लिए तो मुझे खास पर लगता है इनको आदत कहाँ है इन सब चीज़ों की। दिया कुमारी जी देश के सबसे धनाढ़ ये सैनिटाइज की थी लोगों में से ये, मतलब, और वो क्योंकि वो राजघराने से आती हैं, इस वजह से मतलब उनको आदत नहीं होगी ये सब करने की, लेकिन भाई राजनीति में आए तो सब करना पड़ता है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन वो साइकिल से चले, ये लीजिए साइकिल पर आ गए रवि किशन जी। बड़ी बात तो ये है कि ये सारे लोग आज ही चलेंगे या अब से इस सवारी पर चलेंगे। मतलब रेखा गुप्ता जी मेट्रो से ही अब दफ्तर जाएंगी या केवल मंडे को आई हैं, आज निकली, मुझे मालूम नहीं है ये कि रवि किशन जी अब साइकिल ही चलाएंगे। आपको नहीं मिला, सारे वीडियो मिला था। कल हमने एक वीडियो चलाया था, कल परसों माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के क्या नाम है, देवेंद्र फडणवीस बुलेट पर चल रहे थे। कल का एक वीडियो है उनका पुणे का, मैं उनके साथ जो गाड़ियां थी गिनने में मेरे को मुश्किल हो गया। कल ही का है वो, ऐसे मैं जानकारी की तरह बता रहा हूँ, एक वीडियो कल ही देखा मैंने। अच्छा, एक बार सर बयान भी सुन लेते हैं रेखा गुप्ता जी और दिया कुमारी जी ने क्या कहा, क्योंकि मैसेज है, ये इनका मैसेज जाना जरूरी है, उसी के लिए तो है सब कुछ है। सुनते हैं। दिल्ली के अपने सभी नागरिकों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब लोग जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ना केवल ये देश के लिए ईंधन की बचत करेगा, बल्कि हमारे इस दिल्ली शहर के लिए तो ये बेहद ही जरूरी है। आज हमने मेट्रो मंडे के नाते जो कॉल दी थी पूरी दिल्ली को,
मैं, मेरे साथ में मेरे सभी साथी, मंत्री, विधायक, हमारे अधिकारी, सभी लोगों ने कोशिश करी है कि आज का दिन हम मेट्रो से ट्रैवल करें, प्राइवेट जो व्हीकल है उनको कम से कम इस्तेमाल करें। तो आज इसीलिए हम यहाँ मेट्रो से पहुंचे हैं और मैं देख रही हूँ कि दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने आज का दिन मेट्रो के माध्यम से ट्रैवल करने का निश्चय किया है। मेरी ओर से सबको बहुत धन्यवाद। हम लोग फ्यूल बचाएं तो मुझे लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को कि जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, कार पूलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो उसी में मुझे लगता है हम सब इस चीज़ को फॉलो करें। और हम लोग तो मतलब जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। हम लोग करेंगे तो लोग देखेंगे और बोलेंगे नहीं देखो ये लोग कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए। और मुझे लगता है सबको करना चाहिए जितना हो सके आपसे। कोई मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि अनिवार्य है। देखिए वही चर्चा वो आई स्क्रीन पर बोल रहे हैं और सब यहाँ महिलाओं की चर्चा शुरू हो गई पीछे से उनके, है सर? मैं तो लेकिन अभी तो ट्रेन में चल रही ना। देखिए क्या कहा जाए, नहीं ही कुछ बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। समय सब राज खोल देगा। जब मैं देखता हूँ मैं तो रोज़ गुजरता हूँ उसी उनके घर के पास से ही रोज़ गुजरता हूँ। अभी आया भी था तो उनके रास्ते से ही आया था, जाऊँगा तब उन्हीं के घर के रास्ते से जाऊँगा। मुख्यमंत्री जी के दिल्ली सीएम रेजिडेंस की बात है। हाँ, तो कितनी गाड़ियों का काफिला गवर्नर साहब जब निकलते हैं या निकलना आना होता है तो पूरा रोक लिया जाता है। और जब गाड़ियों का काफिला उनके पीछे देखते हैं तो फिर लगता है ये कुछ दिन चलेगा, ये बरसात का पानी है, थोड़ी दिनों में फिर नीचे सरक जाएगा, फिर वो अपनी ही रफ्तार में आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको वाकई यदि दिल से यदि करना है तो अपने जो सिक्योरिटी है उसको कट कर दे, वहाँ से सिक्योरिटी तक सीमित रखे। बाकी उनके साथ जो गाड़ियों का काफिला चलता है, सेक्रेटरी का, अटेंडेंट का, फलना का 20 गाड़ियाँ चलती हैं, वो बंद हो जाए। मंत्रियों के काफिले बंद हो जाए। उन बाकी जो है ये दिल्ली के मंत्री हैं, वो तो मैंने फिर कहा ये सब कुछ दिन के लिए चलेगा। ये सब चीज़ें कुछ दिनों के लिए चलती हैं, हमेशा के लिए यदि ये सादगी जीवन में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और हमेशा के लिए जब तक कम से कम क्राइसिस हो तब तक के लिए ये बरसात का पानी बता ही दिया आपने। लेकिन मुझे लगता है कि मैसेज देने के लिए बहुत अच्छा, और जनता इंस्पायर होकर अगर 140 करोड़ जनता इसको अगर अपने आदत में डाले कोई तो निश्चित संदेश चला जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो पुलिस वालों को इस चीज़ से बचना चाहिए सर। अभी मैं सुबह ही आज एक मराठी वेबसाइट पढ़ रहा था तो उसमें आया कि सांगली में एक सुबह महिला वॉक करने गई तो कोई मोटरसाइकिल पे आके चेन स्नैच करके गया। तो फिर शिकायत गई तो एसपी ने बुलाया वहाँ के व्यक्ति को जो पुलिस का वहाँ राउंड वाला था कि भाई ये वहाँ पर हुई है। तो बोले कि साहब मुझे पता है लेकिन मैं ईंधन बचाने के लिए साइकिल पर ड्यूटी कर रहा था, आपने कहा है कि ईंधन कम इस्तेमाल करना है, मैं साइकिल पे था और चेन स्नैचर जो था वो मोटरसाइकिल पे था, मैं उसको पकड़ नहीं पाया। ये आप घटना बना रहे हो। नहीं, ये घटना है, सांगली की घटना है। लेकिन कल आप ये सांगली की घटना है सर। आज सुबह में पढ़ रहा था। देखिए आप मेरा ये कहना है कि पुलिस वालों को इससे बचना चाहिए कि राजस्थान के पुलिस वाले साइकिल पर चल रहे हैं। अब पुलिस कैसे चल सकती है साइकिल पे? पुलिस साइकिल पे चलने लगे, मेरी बात सुनिए, आप पीसीआर को बोलिए, किसी की जरूरत है डॉक्टर साइकिल पे सर एक बात सुनिए, तो इन लोगों को तो मुझे लगता है कि आप जाना चाहिए, इनके महत्व है, इनका मतलब पुलिस का महत्व है, डॉक्टर का महत्व है। समीर जी की हर बात मानते ये नहीं मान रहे हैं। और उसमें मैं उनको जोड़ने के लिए कि राजस्थान की पुलिस का कल वीडियो चल रहा है जिसमें 15 पुलिस वाले साइकिल पर चल रहे हैं। नहीं, लेकिन ये प्रश्न तो कोई चेन स्नैचर मोटरसाइकिल पे आएगा तो पुलिस साइकिल पे होगी। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि ये रवि किशन जी के पीछे और जो सफेद टी शर्ट पहने हुए थे इतने साइकिल वाले, ये कहाँ के लिए जा रहे हैं? यही मैं पूछ रहा हूँ कि रवि किशन जी कहाँ जा रहे हैं? भाई मान लीजिए हमें साइकिल से कहीं जाना है तब तो हमारे साथ 20 लोग भी साइकिल पे जाएंगे। भाई वीडियो बनाना भी काम था ना, निकले थे। अरे तो एक आगे आगे वीडियो बना लेता है। ये कौन लोग हैं जो चले जा रहे हैं? भाई तमाशा है क्या? रवि किशन जी कहाँ जा रहे हैं? मैं मतलब रवि सीरियस नोट, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो सांसद है, वो एक मैसेजिंग के लिए अपने साथ कुछ नौजवानों को लेकर चलिए आइए। सब बहुत गंभीर समय है, इसका मतलब आप प्राइम इसे मिनिस्टर के कृपा मैसेज को करके सीरियसली नहीं ले रहे। मैं इसको गंभीरता से लीजिए। प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि अगर यही हालात रहे, गड़बड़ हुई तो हमने जो 10 सालों में किया वो सब रिवर्स हो जाएगा, ये सामान्य स्थिति नहीं है। और ये स्थिति कोई हमारी नहीं है कि कोई भारत की स्थिति है हम चलो एक निकलेंगे या करेंगे। ये दुनिया की स्थिति है।
इस समय जिसको जो कर सकते हैं वो करिए, वो करिए। लेकिन जब आप तमाशा करते हैं, कहेंगे हम मेट्रो में जाएंगे और मेट्रो का पूरा डिब्बा आपने कर लिया, पता चला जितना जो होना था वो और आम आदमी बेचारा वो परेशान हो गया। है। आप मुख्यमंत्री होकर मेट्रो से चलने लगे, पूरा मेट्रो थोड़ी देर के लिए मोहन यादव के पुलिस साथ वाले पूरा आ डब्बा गए, बुक हो गया था, मोहन धक्का यादव वक्का के मार साथ। दिया, जनता को उसमें मुश्किल होने लगी। नहीं, देखिए, ये आप तो क्या साइकिल है? से चलने लगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइकिल पे 20 लोग अगर चल रहे हैं तो किसका नुकसान है? ये बहुत गंभीर संदेश है। हर किसी को तेल बचाना ही चाहिए, जहां संभव हो गाड़ी के अलावा कोई विकल्प हट पाटिल जी, मैं कह जाइए, रहा हूं, लेकिन तमाशा मत कीजिए। कुछ ऐसा क्या है, आप थोड़ा ज्यादा नाराज हो गए। नहीं, नहीं। मैं कह रहा हूं, एक तो प्रधानमंत्री ने कह दिया तो उनकी भी नौकरी है ना सबकी, उनको अपने पे अमल करके तो ये दिखाना नौकरी है। बचाओ मिशन है। दूसरा, नेता है, थोड़ी बहुत मैसेजिंग करते ही हैं। मैं एक बात कहना ये चाह रहा था, जनता तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही चलती है, वो तो चलती आम है। जनता पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही चलती 60 है। लाख लोग दिल्ली में मेट्रो पर चल रहे हैं। मेट्रो में पैर रखने की जगह नहीं नहीं होती है। ऑफिस आवर्स में। मुंबई में चले जाइए Fact तो है वहां ये। जो लोग बसों में भी खड़े होकर के आपको सारी बसों में आदमी खड़े हुए दिखाई खड़े देते हुए हैं। एक बात ऐसा नहीं है कि सारा हर आदमी को कुर्सी मिल रही है। चार्टर्ड फ्लाइट से जो चलते हैं, ऑटो में चल रहे हैं। हाँ, चार्टर्ड फ्लाइट से जो चलते हैं, बिजनेस क्लास में चलते हैं, यदि 3 दिन तक फोटो सेशन करा लेंगे साइकिल पर बैठ करके या किसी चीज पर बैठ करके, क्या प्रधानमंत्री के मैसेज का ये मजाक नहीं है? ठीक है सर, मैं कह रहा हूं अब मैं इसको बहुत, प्रधानमंत्री जी ने जो मैसेज दिया है वो बहुत मूविंग मैसेज है। प्रॉब्लम है प्राइवेट व्हीकल्स। आप प्राइवेट व्हीकल के यूज को कर्टेल करने के लिए आपको कुछ निर्देश ही देने पड़ेंगे। हाँ, सीरियस नोट पर करना। सीरियस नोट पर आपको अगर दिल्ली के अंदर अगर बचाना है, ऑड इवन लागू आप ऑड इवन लगाओ, कुछ तो लगा लेते तो आपको ऐसा कुछ आधी करना गाड़ियां पड़ेगा। कम हो जाती। अपने आप लोग नहीं छोड़ सकते। मैं फिर कह रहा हूं, तमाशे बंद करके अगर सीरियसनेस से नेता लोग ये करें तो उसका इंपैक्ट होता है, नेता को लोग देखते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब तमाशा होता है, और मैं ये नहीं कहूं, हो सकता है कई लोग अच्छी मंशा से मनोहर पर्रिकर स्कूटर पे जाते थे ना, बता करके जाते थे क्या कि हम बता कर गोवा थोड़ा दूसरी तरह का चले सर, आगे बढ़ते मुझे लगा नहीं था आप लोग सभी जॉर्ज फर्नांडिस अपने दरवाजे खोल करके रखते मैं थे ये ना। कह रहा हूं कि एक तो मंत्री जी लोगों को, बड़े लोगों को इतना करना ही नहीं चाहिए। आप अपनी एक गाड़ी और एक सिक्योरिटी लेकर चलिए, बिल्कुल। आपको उसके लिए एक गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं, 2 गाड़ी ले लीजिए, एक आगे सिक्योरिटी के लिए हो, एक पीछे हो, उसके कॉन्वॉय में आजा सर, चले आइए आगे बढ़ते हैं। यही रेगुलर कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर है, कई देशों को एक साथ कवर कर रहे हैं वो। यूएई पहला पड़ाव था, फिर नेदरलैंड्स, स्वीडन में भी प्रधानमंत्री मोदी का खूब स्वागत हुआ है। ये देखिए आप, शानदार स्वागत हुआ, वहाँ भी अहम करार हुए हैं। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कामयाबी के साथ चल रहा है। ये नॉर्वे की विजुअल है, नॉर्वे की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम से स्वागत किया जा रहा है उनका। ये लाइव तस्वीरें आ रही है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की। थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू करेंगे। कल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे, जहां 40 साल बाद गए सर जी, 43 साल के बाद इस नॉर्डिक कंट्रीज के दौरे पर। अच्छा, तो उस शिखर सम्मेलन में मोदी जी के साथ 6 देशों के प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद होंगे। और कल स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर, ये सम्मान उनको दिया गया था। अब वो नॉर्वे में है और 15 मई से विदेश यात्रा पर। भारतीय समुदाय के लोगों से देखिए वहां उनकी मुलाकात हो रही है। नॉर्वे से लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। ये अच्छा किया समीर जी ने बताया, ये रीजन मतलब मोदी जी ने भी कवर नहीं किया था। 43 साल के बाद कोई भारत का पहला प्रधानमंत्री गया है, 4 दशक के बाद। अच्छा, एक चीज हमसे छूट गई, प्रधानमंत्री ने ही इसको परसों इनफैक्ट रात को 10:30 बजे एक पोस्ट उन्होंने किया था कि स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन फ्यूचरिस्टिक सेक्टर, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। प्राइम मिनिस्टर रॉब जेटन एंड आई विटनेस्ड द साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन टाटा एंड ASML for advancing the semiconductor and manufacturing ecosystem in India. ASML will support the setting up and scaling of Tata Electronics upcoming semiconductor facility in Dholera, Gujarat. फिर मैंने ASML देखा जाके तो पता लगा ये तो भाई ये मतलब बॉस टाइप कंपनी है, ये तो इस अपने सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। और ये उन्होंने जो लिखा है ये मतलब केवल एक फैक्ट्री या एक फैसिलिटी को बनाने में हेल्प करने के लिए नहीं, ये
सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की ओवरऑल एडवांसमेंट में ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ये मदद करेगी। त्रिपाठी जी, कोई खास बात है? नहीं, निश्चित तौर पर बड़ी बात है। और देखिए, इन देशों को तकनीक के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत एक तरह से कहें छोटे देश हैं, लेकिन इनकी जो अपनी तकनीक में एक तरह से महारत है वो बहुत अच्छी है। ये टाटा के साथ, चूंकि टाटा पहले भी सेमीकंडक्टर में आ चुका है, वो इनके साथ समझौता करेगा। जिस इकोसिस्टम की बात हो रही है, क्योंकि हम अभी, आपको याद होगा अश्विनी वैष्णव जी ने वो सबसे पहला फैब से वो चिप निकल कर आया था, तो कई लोगों ने कहा कि ये तो पुराना वाला है, ये तो पहले वाले कंप्यूटर में उस सब में लगेगा, आजकल तो बड़ा छोटा सा होता है वो, मतलब जिसको कहेंगे नाखून बराबर वो चिप होता है उसमें, तो वो कैसे होगा? लेकिन उसका प्रोसेस होता है। तो जिस इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसको मजबूत करने में, उस चिप को बनाने में इस तरह के समझौते एक तरह से कहेंगे मददगार होंगे। दूसरा एक और काम हुआ है, वो शहर का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा कठिन नाम है तो भूल गया वो। वहां पर जो उन्होंने समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील किया है, जिसकी जो कल्पसार योजना है जो गुजरात में, वो करने की, तो एक तरह से सेमीकंडक्टर के मामले में, और दूसरा जो पानी के मामले में, पानी का संकट है, और जो जब समुद्र होता है तो वहां से बाढ़ भी आती है, पानी नहीं होता है तो पानी होता है, तो दोनों लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और विदेश मंत्रालय ने बाकायदा ये बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से क्या कुछ है जो इसमें हम हासिल करने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा, मतलब उस लिहाज से ये देश कभी वैसे चर्चा में नहीं रहते, विवादों में भी नहीं रहते हैं। तकनीक की वजह से सेमीकंडक्टर पे भारत बहुत लगातार तेजी से काम एक उसमें सर जोड़ दूंगा, मैं खोज रहा था तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G, 5G पे हम लोग काम कर रहे हैं, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग, सस्टेनेबल माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल, स्पेस और लाइफ साइंसेज। अगर इसका बाई प्रोडक्ट कहें तो क्या है, जो हम आजकल बहुत बात कर रहे हैं, तो बैटरी, एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी ट्रांसमिशन, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सिटी, तो उन सब के लिहाज से बड़ा महत्व। एक खबर में और पढ़ रहा था कि कोई बहुत मेजर, मतलब वन ऑफ इट्स काइंड ऑयल एक्सप्लोरेशन भी शुरू हो रही है, मतलब हमारे सारे समुद्री तट उसमें शामिल कर लिए गए हैं, अरेबियन सी वाला भी और बे ऑफ बंगाल भी और सब कुछ। नहीं, उसकी तो खोज मतलब वो तो मेरे ख्याल से ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर उसकी आप बात कर रहे हो तो पहले से ही भारत सरकार उसमें कुछ नया चर्चा में आया था कि भाई कहीं नहीं, वो चूंकि दरअसल है क्या कि हमारा जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है, उसको पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने कहा था, अगर वो सफल हो जाए, क्योंकि होता क्या, कहीं एक तो पहले मिल गया तो आप उसको खोज के निकालें और कितनी क्षमता है। हरदीप पुरी जी ने कहा था अगर हम उसको एक्सप्लोर कर ले गए तो हमारी सारी ऊर्जा जरूरतें पूरी हो जाएंगी, जो हम पश्चिम एशिया की तरफ जाते हैं वो जरूरतें हमको यहीं से पूरी हो जाएंगी। लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मैं जयराम रमेश जी को देख रहा हूं, कांग्रेस पार्टी लगातार वो अंडमान निकोबार का जो प्रोजेक्ट, सैन्य प्रोजेक्ट है, शुरू हुआ है, उस पर वो चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं भारत सरकार को, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, अब किसके लिए काम कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसके लिए काम कर रहे हैं। भारत जो जल डमरू मध्य है, वो वहाँ से 700 किलोमीटर की दूरी पर है। यही वाला हॉर्मुज वाला? नहीं, सॉरी, जो अपना नजदीक स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो 700 किलोमीटर की दूरी पर है। चाइना से वो 1100 किलोमीटर की दूरी पर है। आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा ये ट्रेडमार्क है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। वहाँ पर भारत के यदि पोर्ट बन जाता है, बंदरगाह बन जाता है और सैन्य ठिकाने बन जाते हैं, तो भारत उस एरिया में डोमिनेट करने की स्थिति में आ सकता है। अब स्वाभाविक है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो थोड़ी बहुत जो है मैरिन लाइफ वगैरह ये सब डिस्टर्ब होते हैं। राहुल गांधी गए थे वहाँ, सोनिया गांधी ने इस पर आर्टिकल लिखा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश को ये किसके लिए काम कर रहे हैं, किन लोगों के लिए काम? इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी बचाने के लिए आपको वहीं पर जाने की जरूरत थी। ये आपको, हम कहते हैं कोई भी पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी हम करते हैं तो प्रॉस एंड कॉन्स के बीच में हम मैथमेटिक्स करते हैं और देखते हैं कि इससे हमारा कितना घाटा हो रहा है और इससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है। ये आज का विषय नहीं था, मुझे ये बहुत जरूरी चर्चा संयोगवश आ गई। ग्रेटर निकोबार परियोजना 1 लाख करोड़ की। पहली बात तो पहला ट्राई सर्विसेज कमांड सेंटर बनेगा वहां, यानी तीनों सेनाओं का। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर
एक बड़ा टर्मिनल बनेगा, यानी दुनिया भर जो जहाज आएंगे। और इसको आप यूं समझिए कि जो काम चाइना ने हांगकांग से किया है, अगर उसको आप समझना चाहें, जो काम दुबई पोर्ट से हुआ है वो काम इससे हो सकता है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से अभी भी दुनिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। और भारत के लिहाज से देखें तो डिफेंस और इकोनॉमी के लिहाज से ये आत्मनिर्भर बनने का। उसमें एक लाइन जोड़ता हूं, राजीव गांधी जी क्या सोचते थे? खलीज टाइम्स को इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम यहां पर बैंक ऐसा बनाएंगे जो टैक्स हेवन होगा। आप बस अंतर समझ लीजिए क्या क्या दोनों, वो निजी सुख सुविधा उपभोग के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, ये देश के उन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता, मतलब उसमें जो रागी साहब कह रहे हैं वो बात है कि हमको कंपेयर करना कि किस चीज का बड़ा फायदा नुकसान। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट और डेवलपमेंट का ये मतलब इकोलॉजी और डेवलपमेंट हमेशा ही एक कॉन्फ्लिक्ट जोन रहता है। उसमें आपको देखना है कि कैसे रास्ता निकाला जा सकता है या क्या ज्यादा फायदेमंद है। अब ट्रम्प साहब अगर ये जंग रोक दें तो हमारे नेताओं को भी गाड़ियां मिल जाएंगी दोबारा चलने के चलाने के लिए, मेट्रो लेकिन में क्या लोग नहीं जा चलना पाएंगे। पड़ेगा। अरे हाँ, तो लेकिन हुआ क्या, उसमें हो क्या रहा है? अब ये सीज फायर जो चल रही है ईरान और अमेरिका की, ये कब टूट जाए नहीं पता। खुद ट्रम्प भी इसका कई बार इशारा दे चुके हैं। कभी कहते हैं कि ये लाइफ सपोर्ट पर है, तो कभी कहते हैं कि बमबारी में कभी भी शुरू कर सकता हूं, लेकिन करना नहीं चाहता। अब एक बार फिर उन्होंने धमकी दी है। नेतन्याहू से इन्होंने बात की, इजराइल के प्रधानमंत्री से, और उसके ठीक बाद इन्होंने फिर एक बार ईरान को धमकाया और कहा कि ईरान की घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई है और जल्द कुछ करे ईरान, वरना बहुत देर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ईरान में कुछ बचे ही ना। ईरान के लिए टाइम बहुत अहम है, ये ईरान को समझना होगा। ये ट्रंप कह रहे हैं ईरान को। और ट्रंप ने ईरान का एक मैप भी शेयर किया, ये मैप देख रहे हैं आप, जिसमें उन्होंने अमेरिकी नक्शे के ऊपर ईरान का मैप जो है वो बनाया हुआ है। उधर मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध शुरू होने का ट्रेलर दिखाई भी देने लगा है। यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से हमला हुआ। हमला कौन करेगा? ईरान ही कर रहा है। अल धाफरा रीजन में बारका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से हमले हुए हैं। ये हमले पश्चिमी दिशा से किए गए हैं। ईरान पर यूएई ने अब तक सीधा आरोप नहीं लगाया है। 3 में से 2 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए, जबकि एक ड्रोन ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर रखे जनरेटर को हिट किया। फिलहाल किसी किस्म की कोई न्यूक्लियर रेडिएशन की खबर नहीं है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर भी जो है अब इसमें हमला जो है वो होने लगा है। और यूएई तो अब मेरे ख्याल से पूरी तरह खुल के आ चुका है ईरान के खिलाफ। अब तो वो मतलब कोई ढका छुपा भी नहीं है, बस यही इंतजार किया जा रहा है कि खुद यूएई किसी दिन कहीं युद्ध में ना कूद जाए समीर जी। लेकिन शांति का कोई संकेत नहीं है फिलहाल, शांति का संकेत नहीं। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि 15 एलपीजी जहाज हमारे वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर भारत पहुंच रहे हैं। देखिए, अभी युद्ध को लेकर नए ट्रंप ने 5 शर्तें रख दी है ईरान के सामने कि आप ये शर्त मान लोगे तो मैं आप पे हमला नहीं करूंगा। जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, आपकी जो संपत्ति फ्रीज है उसका 25% आपको देंगे, इनरिच यूरेनियम है वो आपको पूरा हमको लौटाना पड़ेगा। और ईरान उसको मानने को तैयार है। ईरान ने कहा है कि भाई हम फिर से आपसे युद्ध करने को तैयार है। हम तो आपसे यह कह रहे हैं कि पहले आपने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो हिस्से पे आपने नाकाबंदी की है वो खत्म कीजिए। विदेश मंत्री भारत आए थे तो यहां तो वो ये बयान देके गए कि हल केवल बातचीत में है। नहीं, वो तो कहेंगे भाई, वो तो हर आदमी कहेगा, युद्ध लड़ने वाला हर आदमी कहेगा कि बात से रास्ता निकलेगा, संवाद की बात जरूर करेंगे। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में अभी फिर से तनातनी शुरू हो गई है। और ट्रंप तो चीन से आने के बाद थोड़े उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं। चीन से लौट कर आने के बाद वो वापस युद्ध की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चीन में वो जो उम्मीद से गए थे कि शायद चीन उनको सपोर्ट करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में, तो चीन ने कोई बहुत आश्वासन उनको दिया नहीं है। और अमेरिका को लग रहा है कि हमें अकेले को ये सब करना है। तो मुझे लगता है कि फिर वापिस, और इसराइल फिर कह रहा है कि युद्ध एक बार और लड़ा जाए, ईरान को फिर से ठीक किया जाए। एक तस्वीर दिखा दूं सर मैं, आपने हॉर्मुज का जिक्र किया, झगड़ा तो हॉर्मुज का ही है। हॉर्मुज में कैसे मामला फंसा हुआ है, अमेरिका और ईरान दोनों की नाकेबंदी है। हमारे जहाज तो निकल गए, लेकिन बहुत सारे जहाज फंसे हुए हैं। इक्के दुक्के जहाज अभी फिलहाल वहां से गुजर पा रहे हैं। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज पर एक नया सिस्टम लागू करने का ऐलान किया। इसके तहत सिर्फ वही कमर्शियल वेसल्स यहां से गुजर पाएंगे जो उसके सहयोगियों के होंगे। इस व्यवस्था के तहत दी जाने वाली खास सेवाओं के लिए ईरान टैक्स वसूलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए जरा तस्वीर, ये अमेरिकी हेलीकॉप्टर ही होगा। वो वहां से गुजरने वाली शायद कोई जो छोटी छोटी नावें हैं इनकी ईरान की, उन पर हमला कर रहा है। तो ये हालत बने हुए हैं वहां पर। कैसे हो शांति? ये देखिए, क्या लगता है सर? बहुत संभावना नहीं है, और अभी तो बढ़ने की संभावना लग रही है। जैसे चीन से खाली हाथ लौटे हैं आदरणीय ट्रंप साहब, तो उसके बाद तो अब वो कोई रास्ता नहीं है उनको, और वो कुछ ना कुछ एक बड़ा करने वाले हैं जिसके
इंतजार करना चाहिए। दुनिया उससे और संकट बढ़ सकता है, इसकी आशंका मुझे लग रही है। अभी मतलब युद्ध ही होगा दोबारा, युद्ध ही होगा, या एक बड़ा झटका तो वो कुछ देंगे, कुछ ना कुछ ईरान पर करेंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर अब ईरान भी कोई ऐसा है कि रोज आपसे डरकर खोलने वाला है या बंद करने वाला, ऐसा होने वाला नहीं तो है। खुल गया है सर। कोलकाता में हमने आपको शुरुआत में एक खबर दिखाई थी, नमाज सड़क पर नहीं होगी, ये आदेश निकाला शुभेंदु अधिकारी सरकार ने, तो कलकत्ता में पत्थर चल गए। वो आपने देखा, तस्वीरों में देखा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आया, सुनना चाहिए आपको। वहां लोग मानने को तैयार नहीं है। यूपी में यह आदेश बहुत वक्त से लागू है और कोई समस्या भी नहीं है, कोई सड़क पर नमाज नहीं होती। अब उस पर वो कह रहे हैं, अब खुद योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। लोगों ने पूछा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे। मैंने कहा भाई सीधी बात है, लॉ एंड ये तो एक कानून की बात है, नियम की बात है। नियम है तो सबके लिए है, मानना पड़ेगा। और उसके बाद अगर कोई अराजकता करेगा तो वो भी स्वीकार नहीं है, फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। सुनते हैं योगी आदित्यनाथ। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। हमने सबको कहा, हमने कहा भी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। योगी जी बहुत तीखा बोल गए, तो बहुत ही साफ बोल गए सारी बातें उन्होंने कहा। मतलब अब ये सारे निर्देश तो उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन ये जो वो कॉन्वर्सेशन जो बता रहे हैं हुई होगी वो बता रहे हैं, तो उन्होंने तो बड़ा साफ कह दिया कि अराजकता जो है नहीं होने देंगे। सड़क पर नमाज तमाशा है, बिल्कुल ठीक, आबादी ज्यादा है, मस्जिदें छोटी पड़ती हैं तो आबादी कम करो, ये भी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है। देखिए कम से कम ये बहुत स्ट्रेट है, डिलेमा नहीं है। दुविधा जब होती है ना, तब आपको निर्णय लेने में कठिनाइयां होती हैं। इनका बहुत है कि भाई नमाज आप सड़कों पर आकर के क्यों करेंगे? सड़कों आप हर शुक्रवार को, कभी कभी बहुत यदि ईद उद की नमाज हो, कोई स्पेशल ऐसा हो ओकेजन, बात समझ में आती है। वो कोई आपका रोज का, वो आपका त्योहार नहीं है जो साल में एक वर्ष में आता है। आप हर फ्राइडे को आप सड़क घेर करके बैठ जाते हैं, लोगों को इतनी दिक्कतें होती हैं। तो कम से कम मुख्यमंत्री बहुत क्लियर हैं इस फैसले में, और इनकी भूरी प्रशंसा की दूसरी बात करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री ने ऐसी बात पहली बार की, ऐसा नहीं है। इस पर वो पहले भी पब्लिकली बोल चुके हैं, पहले भी बोल चुके हैं। आज थोड़ा लेवल थोड़ा ज्यादा था, मतलब तीखापन उस बात में जो है वो ज्यादा था। नहीं था, वो तो बड़े सरल शब्द में बोल रहे थे सर, सरल तरीके से समझा रहे थे। सर नेताओं को थोड़ा लाग लपेट भी करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, मैं फिर वही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नेताओं को ऐसे लोगों को और ऐसे मुद्दों पर बिल्कुल स्पष्ट उसी भाषा में बात करनी चाहिए जिस भाषा में चुनाव का टेम्पो बन रहा है क्या सर? ये चुनाव का ऐलान है, टेम्पो कहां बन रहा है? नहीं, हम चुनाव का ऐलान है। और अब आप देखिएगा कि मैं तो पहले भी बोला, हमने कोलकाता में भी कहा कि नमाज सड़कों पर ना पड़े, सड़कों को रोकना ठीक नहीं है। उस बात से तो हम मतलब इन प्रिंसिपल ठीक है। और योगी जी का एक अंदाज है, वो अपने अंदाज से बोल रहे हैं, लेकिन ये जो तीखापन है और उसका जो एक्सटेंशन जहाँ तक वो चले गए, मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत थी या नहीं। आबादी तक जाना कि आगे क्यों बढ़ा रहे हैं आबादी, क्यों नहीं बढ़ा रहे, तो वो सब बातों को। लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बयान तो आपको हर महीने 15 दिन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मिलते रहेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी जानते हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। और अब यूपी में इलेक्शन आएगा, आपको एक और खबर दिखाता हूं मैं, इंटरेस्टिंग। ऑपोजिशन लगातार अभी तो हाल के सारे चुनाव हारा है, और इसके बाद फिर जो है कभी एसआईआर की बात होती है, कभी ईवीएम की भी बात होती है। अब बंगाल में जो जीत मिली बीजेपी को, उसके बाद सारा ऑपोजिशन मिलकर यही कह रहा है ना कि एसआईआर में भाई नाइंसाफी हुई, लाखों लोगों के वोट नहीं हो पाए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात मैं आपको सुनाता हूं।
ये भी कांग्रेस के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट में से हैं, है ना सर? तो इनकी एक बात सुनिए। इन्होंने कहा कि पहले मतदाता सरकार चुनते थे, अब सरकार चुनाव जीतने के लिए मतदाता चुन रही है। मतलब अपने मन से ये मतदाता चुनते हैं कि ये हमारा वोटर है तो वोटर है, हमारा वोटर नहीं है तो वोटर ही नहीं है। ये सरकार है वो मतदाता चुन रही है, अपने हिसाब से मतदाता चुन रही है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि वहाँ महाराष्ट्र में एडिशन करके जीते, हरियाणा में आप काटे, बिहार, बंगाल, आसाम आप वोट काट के जीते। तो आप लगातार इस प्रकार से कर रहे हैं। पहले मतदाता है वो सरकार चुनती थी, अब सरकार है वो मतदाता चुन रही है। अब बात ठीक, आरोप है, बात करेंगे। अब क्योंकि कोलकाता, अभी बंगाल का इलेक्शन ही लास्ट इलेक्शन है आपके सामने, बीजेपी जहां जीती, बड़े मार्जिन से जीती, वहां की खबर दिखाता हूं, आप दिमाग में रखिएगा जो बोला अभी इन्होंने, कांग्रेस के नेता ने। कोलकाता के नजदीक विधाननगर एक एरिया है, टीएमसी के दफ्तर की तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। टीएमसी के दफ्तर में बड़ी तादाद में आधार कार्ड पकड़े गए, 100 से ज्यादा आधार कार्ड पुलिस ने पकड़े। अब पुलिस इन्वॉल्व हुई है तो कुछ गलती हो रहा होगा, कुछ इलीगल काम हो रहा होगा। तो ये आरोप है कि यहाँ इलीगल आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स, कागजात, घरों के कागज हैं। आरोप है कि टीएमसी दफ्तर में अवैध तरीके से जमीनों की खरीद बिक्री भी चलती थी और ये शायद वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए भी हो सकते हैं। आधार क्यों बनवाएंगे कोई किसी भी आदमी का, ये भी एक सवाल है। तो अब बताएं कि मतलब उन्होंने तो आरोप जो है सिर्फ बीजेपी के ऊपर लगाया है, आधार कार्ड पकड़े जा रहे हैं टीएमसी के दफ्तर में। त्रिपाठी जी देखिए, पश्चिम बंगाल का तो जो हाल है ना, उसके बाद भी अगर कोई ये कहे कि वहाँ पुलिस क्यों लगी थी इतनी, वहाँ इतना क्यों एक कड़ाई वाला काम करना पड़ा था, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो दरअसल चुनाव में गड़बड़ी के पक्ष में खड़ा था। वो चाहता था कि चुनाव में गड़बड़ी होती रहे। क्यों होती रहे? क्योंकि उसको लगता है कि भाई ठीक है, एक ममता जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है। यानी इसका मतलब कि उसके मन में लोकतंत्र नहीं है, उसके मन में भाजपा विरोध है, जिसकी वजह से ये सारी बातें कर रहा था। ये जो आधार कार्ड मिलने का मसला है, ये जो अभी लाउड स्पीकर पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ये जो मतलब अलग अलग तरह से जो वहाँ लोग निकल कर सामने आ रहे हैं, और हो सकता है कि वो खबर आगे आप बात करें। एक वो गियासुद्दीन मोल्ला वाली खबर आप चलाएंगे क्या? तृणमूल कांग्रेस के 3 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर कर दिया है और वो कह रहे हैं कि अभी तक हम डरे हुए थे। तृणमूल कांग्रेस के 3 बार के विधायक गियासुद्दीन मोल्ला, मुझे ठीक नाम अगर याद आ रहा है वो यही होगा, उन्होंने अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद के खिलाफ एफआईआर कराई है और कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बड़ा टॉर्चर हुआ है, हमारे कार्यकर्ता को पकड़ के पिटवाया गया, ये सारे काम किए। अच्छा, अब आप आधार मिलने से जोड़ लीजिए। एक खबर बता दूं बस, वीरभूम इलाके में भी किरनाहार में बड़ी संख्या में वोटर कार्ड मिले हैं। स्थानीय लोगों को बीरभूम के नानूर के किरनाहार में एक मैदान में बड़ी तादाद में वोटर कार्ड पड़े मिले, कहीं आधार कार्ड, कहीं वोटर कार्ड। मैदान के बगल में एक पूर्व बीएलओ रहता है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि ये वोटर कार्ड जो है कहां से आए। उद्योग खड़ा कर लिया। एक बार सर उनको जाना है तो मुझे लगता है कि पूरा एक उद्योग टीएमसी ने खड़ा कर लिया था, आधार कार्ड बनाने का, वहां पर जिस तरीके से एक उद्योग के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया था। और जो वोटर कटे वो टीएमसी के ऐसे ही बनाए हुए वोटर कटे थे, जिस तरीके से टीएमसी ने जो मिल रहा है सारा। और मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी को पूरे टीएमसी के जितने बंगाल के अंदर जितने जिला कार्यालय, जितने ऑफिस है, सबकी सघन चेकिंग करना चाहिए। सिर्फ ये 2-4 जगह से निकला, अगर आप चेकिंग शुरू करेंगे तो आपको कई अनैतिक काम वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जमीनों के पेपर मिलेंगे, जमीनों पर कब्जा किया हुआ मिलेंगे, धर्मांतरण की बड़ी वहाँ पर साजिशें जो होती थी उसकी जानकारी मिलेगी। मुझे लग रहा है अभी शुरुआत हुई, अभी तो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, अभी वो इसकी ओर ध्यान देंगे तो तमाम अभी इस तरीके से बातें बाहर आने वाली है जो टीएमसी ने किया। और इसलिए ममता बनर्जी, जब होता है एसआईआर की प्रक्रिया होती है तो ममता बनर्जी क्यों सुप्रीम कोर्ट चले जाती है काला कोट पहन के, क्यों ममता बनर्जी इतना उसको लेकर नाराज होती है? उसका कारण यही था कि 15 साल में ममता बनर्जी ने अपना एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया था, वो वोट नहीं दे पाए, तो उसका असर अब दिख रहा है। आप कुछ कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी बात हो रही है, ये जो किया गया है कि पकड़ में आ रहे हैं, इसमें फर्क नहीं है कि पहले शायद पुलिस इसी काम को करवा रही थी, अब पुलिस इस काम को कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस मदद क्या हो रहा है? ये किस लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड बन रहे थे, ये समझ में आ रहा है। सब कुछ इलीगल है ना, मतलब वोटर कार्ड बनाने के लिए भी, जमीनों के लिए भी, जो भी सब काम हो रहा है। लेकिन मैं भूपेश बघेल साहब पे कहना चाहता हूँ, उनकी लाइन बड़े कैची हो सकती होगी कहने के लिए कि पहले मतदाता सरकार चुनते थे, आजकल सरकार मतदाता चुन रही है।
आज नहीं कहते तो अच्छा था। अभी सुबह सुबह केरल में सरकार बनी है विजय सतीश साहब की। अभी तो शपथ ले रहे हो और कह रहे हो कि हमारी हर जगह सरकार है। ठीक बात है। नहीं, तो राहुल गांधी भी कहते हैं ना कि बीजेपी ने चुनाव चोरी करने का सिस्टम बना लिया है, एक प्रक्रिया पता चल गई है उसको। वो भी बना ले, काबिलियत यदि उनमें है तो वो बना ले। हम थोड़ा बंगाल मुद्दे, नहीं बिल्कुल आपने सही कहा। अरे भाई, जितने भी आप लिटरेचर पढ़ते हैं, पॉलिटिकल लिटरेचर पढ़ते हैं उस समय के, जब 52 ऑनवर्ड चुनाव के, तो क्या बूथ लूट करके नहीं हुआ करते थे? इंटरमीडिएरी फोर्सेस हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में। जमींदार लोग तय कर देते थे, हाँ भाई कहाँ किसको वोट करना है, इनको जाकर के वोट कर देना, उन्हीं को वोट, मालिक किससे वोट करना है। अरे अब तो वो एक कम से कम सजगता आई है, अवेयरनेस आया है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई जमींदार और ठाकुरदार जो है वो जाकर के उनको डिक्टेट कर देगा कि हाँ यहाँ जाकर के वोट कर देना है तो वोट कर देना है। हम तो देखे हैं, वो जमाना भी देखे हैं, वो कांग्रेस का जमाना था। नहीं, बंगाल में तो अभी तक यही आरोप लगते थे। अरे अभी तक कैसे होता? सौरभ जी, हम वो जमाने देखे हैं जिनमें ये कहा जाता था कि उस दिन तो और काम पर लगा दिया जाता था ताकि उनका वोट जो है कोई और वहां पर डाल करके आए, वो वोट ही नहीं डाल पाए। ये कांग्रेस का जमाना था, लेकिन सर उससे ठीक है ना। लेकिन बंगाल पे बात करना बहुत जरूरी है। बंगाल में ये वाकई जो अभी समीर जी कह करके गए हैं, गलत तरीके की इंडस्ट्री खड़ा की गई थी और इसी के सहारे ममता जीतनी थी। दुख इस बात का होता है कि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उसमें आपका भी गिरोह शामिल है, पत्रकारों का गिरोह। मैं विजय जी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैंने विजय जी की तरफ इशारा नहीं किया है। नहीं, विजय जी की तरफ मैंने इशारा नहीं किया, इन्होंने इशारा किया। एक लाइन बोलने दीजिए सर। पत्रकारों का गिरोह, बौद्धिक वर्ग का गिरोह जो है ममता बनर्जी के साथ खड़ा होकर के जब ममता जी की तो एक गलती दिखाई नहीं दी किसी। लोकतंत्र के चीरहरण में वो सब सहभागी थे, इंक्लूडिंग विजय जी। विजय जी पर ये टिप्पणी कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, लेकिन कितने प्रोफेसर इस देश में इस तरह की बौद्धिक बेईमानी में शामिल हैं, उनका नाम आप नहीं लेते हैं? आप सिर्फ पत्रकारों को निशाने पर लेते हैं। यहाँ पर होते तो पश्चिम बंगाल के जितने जो प्रोफेसर साहब लोग हैं वो नहीं बोले, दिल्ली के प्रोफेसर साहब नहीं बोले, आप उनको नहीं कहते हैं। हर बार बस पत्रकार निशाने पर आता है, आप विजय जी की तरफ करते हैं। अब वो अभी भूपेश बघेल का बयान सुना, अभी समीर जी बता के गए कि ये पंजाब के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के। पंजाब में बड़ा चुनाव है अगले साल और 16 राज्यों में SIR भी शुरू हो चुका है, उनमें से एक पंजाब भी है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल में सरकार बनवाई है। अब अगले साल इसी सूबे में सियासी संग्राम होगा। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं मलविंदर सिंह कांग। इन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को चेतावनी दी है। साथ ही इन्होंने पंजाबियों से कहा है कि बीजेपी वोटर लिस्ट में धांधली करने की साजिश रचेगी, इसके खिलाफ हम सबको डटकर मुकाबला करना होगा। बीजेपी ਵੱਲੋਂ SIR ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ। ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ और आने वाले टाइम भी करांगे। देखिए, अब ये भी जो एक परिपाटी बन गई है कि जिस राज्य में SIR हुआ या होगा, वहां जब चुनाव आएगा तो वहां आपको गैर बीजेपी दल जो है यही बात कहते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये हम बिहार से पूछ रहे हैं, लगातार बिहार से शुरू हुआ था। कहाँ है लोग वो जिनके वोट कट गए? क्यों नहीं वो सड़कों पे आए? क्यों नहीं? अगर लाखों लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो गए, कहीं से तो आवाज उठती ना त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो पार्टियां हैं वो भी बहुत अच्छे समझती है और मुझे लगता है कि सबसे एक लाइन की जो टिप्पणी अभी विजय जी ने की, वो देखन में छोटन लगे टाइप हर वक्त आप समझते हैं, लेकिन आज वो गागर में सागर टाइप थी कि आप केरलम में आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, सरकार बना रहे हैं और दूसरी जगह पर आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं।
दरअसल यहीं पर जाकर सारी गड़बड़ होती है। और बार बार हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि अगर ऐसा हो कि आप कहें कि यहां हमारी सरकार आ गई, जैसे आपको याद होगा जब राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी प्रेस वार्ता की थी और जाने क्या क्या दिखाया था, घूम घूम के इतना बड़ा बड़ा कागज लेकर आए थे, उसके बाद कहा गया कि भाई जब कर्नाटक का मसला है और आपकी ही सरकार है तो कोई तो एक साजिश दिखा देते, कोई तो एक प्रमाण बता देते। चलो महाराष्ट्र में तो सब भाजपा वाले हैं, गड़बड़ कर देंगे, दूसरी जगह तेलंगाना में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार, आप बताते कि इतने वोट भारतीय जनता पार्टी ये इस तरह से कर रही है। ये आम आदमी पार्टी वाले ना, ये तो दिल्ली के चुनाव से बोल रहे हैं। मैं ये संदर्भ से बता रहा हूं। लेकिन अब चलिए वहां की बात बता देते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में जो है अभी तक गड़बड़ हुई? ये गड़बड़ करा के कांग्रेस के हटा के भाजपा ने नहीं, मैं आरोप बताता हूं। इनका आरोप है कि भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री ही साजिश से हराया गया, अरविंद केजरीवाल। मैं कह रहा हूं ठीक है, वो तो आरोप लगाएंगे जोड़ के जो भी, लेकिन मैं तो कह रहा हूं क्या पंजाब में कांग्रेस पंजाब में कांग्रेस की सरकार साजिश के तहत भाजपा ने आम आदमी पार्टी बनवा दी। अरविंद केजरीवाल का यही आरोप है कि जितना वोट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का काटा उतना ही वोट से हम एक बहुत 3 मार्जिन से वहां पर। अरे सर ये अफवाह बंगाल में भी फैलाने की कोशिश की गई, पश्चिम बंगाल में टॉप अफवाह ही है। पंजाब का माहौल क्या है सर वैसे, मतलब पॉलिटिकल क्या दिख रहा है इलेक्शन माहौल? नहीं, आम आदमी पार्टी क्राइसिस में है, संकट क्राइसिस में। हाँ, क्राइसिस में दोनों तरह से। एक तो इलेक्शन को लेकर के सरकार के खिलाफ बहुत है और खुद पार्टी क्राइसिस में है। वो आम आदमी पार्टी कितनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनेगी इस पर आप नजर रखिए। इसको मैं फिर से आम आदमी पार्टी कितनी भारतीय जनता पार्टी बनेगी? हाँ, मतलब वहां से कितने लोगों का ट्रांसफर इधर हुआ मुझे तो बताया किसी ने कि भाई बहुत ही गंभीर हालात हैं और पार्टी में मतलब एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो चुने हुए लोगों में, चुने हुए, वही मैं कह रहा हूं। वो आपने जा सकता है। शब्द बड़ा अच्छा दे दिया कि कौन इधर से उधर ट्रांसफर हो गया। बेवजह लोग कहते हैं दल बदलू, आप कहिए स्थानांतरित हो गए, इस पार्टी से उस पार्टी में स्थानांतरण हुआ। ऐसे तो होता है। इससे क्या बीजेपी को क्या फायदा होगा इससे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत स्पष्ट है कि उनको तो अगर ये जो क्या कहते हैं 7 शुभ होता है ना कई लोगों के लिए, 7 संख्या, तो अगर वो शुभ संख्या कुछ प्रभाव डालेगी, ग्रह गोचर सब ठीक होगा तो उसका प्रभाव मिलेगा, नहीं तो चुनाव में जाएंगे। सांसद ले लेना अलग बात है, विधायक लेकर के आप क्या करोगे? आपके अपने क्या है वहां पे? नहीं, वो तो तभी ले पाएंगे जब 2/3 की तरफ अपने है कहां? जनता में रिएक्शन भी हो सकता है पंजाब में, ऐसा नहीं। लेकिन मान लीजिए जैसे आम आदमी पार्टी अभी जीती है तो ढेर सारे रिएक्शन बंगाल नहीं, अब मजाक की बात नहीं सर, बंगाल में बीजेपी के लिए एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा वो हो रहा है, तो उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस को मिलेगा? नहीं, कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन बीजेपी अपने लिए रास्ता बना रही है, कोशिश कर रही है कि वो वहां पर कितना किया जा सके। एक खबर में और आपको दे दूं, ये भी चर्चाएं चल रही है कि सर एक वो जो पाठक जी जो सांसद 7 गए ना, संदीप पाठक, वो शायद इस्तीफा भी दे सकते हैं। मतलब वो ये ऐसा सुनने में आया है कि वो कोई उधार नहीं रखना चाहते अरविंद केजरीवाल का। हाँ, कि दे दे इस्तीफा देकर फिर वो लड़ाई लड़े। लेकिन इस्तीफा देकर क्या फायदा होगा? एक व्यक्ति ऐसा मुझे बताया राज्यसभा से इस्तीफा जानकार आदमी, ताकि ये ना कहे कि आम आदमी पार्टी ने बनाया था और आप इनकी जानकारी सुन ली। हमारे जानकार आदमी ने बताया कि संदीप पाठक बहुत दिनों से वाकई घुटन महसूस कर रहे थे और जिस व्यक्ति ने मुझे बताया वो आम आदमी पार्टी के साथ बहुत दिनों तक जुड़े रहे हैं और उन्होंने जब आम आदमी से जब हटे तो फिर कभी उन्होंने फ़ोन नहीं किया, लेकिन पहली बार संदीप पाठक को फ़ोन किया और कहा कि तुम वाकई अच्छे भविष्य की तरफ गए हो। ये आम आदमी पार्टी के एक नेता ने संदीप पाठक वो आम आदमी पार्टी में नहीं रहे हैं, ऐसा कह रहे थे आप? ये भी थोड़ा सा साफ। अरे चलो, समय कम रह गया है, लेकिन एक खबर की बात करना रह गई थी। वो जब हम इंटरनेशनल खबरें कर रहे थे तो उसमें एक तस्वीर आपने देखी थी, मोहसिन नकवी, इनका पाकिस्तान का होम मिनिस्टर जिसके पास हमारी ट्रॉफी भी है, वो ईरान गया था। तो क्या हुआ इनकी मीडिएशन के एफर्ट का? ये अभी भी ट्रंप की डार्लिंग बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं? अभी तो ट्रंप ने ये ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं तो सीज फायर भी नहीं करना चाहता था, वो हमने पाकिस्तान की वजह से सीज फायर कर दी कि भाई पाकिस्तान इतना एफर्ट कर रहा है और वो हमसे कह रहा था कि आप लड़ाई रोक दो, तो हमने थोड़ी देर के लिए रोक दी थी, वरना मैं तो रोकना भी नहीं चाहता था। अब ये जो ईरान में जा रहे हैं होम मिनिस्टर इनके, इससे पहले देखिए कई दिन खुद आसिम मुनीर लगा के आया है ईरान में और गल्फ कंट्रीज के अंदर। अब ये इनका होम मिनिस्टर गया हुआ है। क्या चर्चा चल रही है इनके इस दौरे को लेकर के, सुनते हैं। नजम सेठी इनके सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे हैं। अब सीजफायर एक्सटेंड होगी या जैसा इन्हीं का खुद का एनालिसिस है कि ट्रंप जो है एक बार और कुछ धूमधाम करके और फिर वहां से फिर एग्जिट ले लें पूरा कि अब तुम जानो, हमारा काम तो हो गया। सर वो एग्जिट लेने से पहले कुछ तो करेंगे। हाँ, बिना ऐसे एग्जिट लेने वाले नहीं। और अभी कह रहा हूँ ना, उनको थोड़ा सा गंभीर चोट लगी है चाइना से लौटने पर। चाइना जाकर जो उनको उम्मीद थी वो नहीं हुई, तो उसके लिए वो बड़े नाराज भी हैं।
और वो कुछ ना कुछ करके ही एग्जिट भी करना होगा, तो वो तब करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और संकट थोड़ा सा भी हफ्ते 2 हफ्ते देखिए कि क्या आप तो पता है कह ही रहे थे कि भी आपको लगता है कि अभी मतलब फिर बम बरसने की संभावना हाँ है सर। वहाँ पर दिखाई। मुझे लगता है कि सेकंड राउंड वाजिब भी है थोड़ा सा, और होगा ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका इस पूरे दरमियान उसकी बेइज्जती हुई है, वहाँ से कोई भी प्रेसिडेंट यदि ऐसे लौटता है तो उसको घर में लोग खदेड़ना शुरू करेंगे। अगर आज ये जंग यही रुक जाए तो ये अमेरिका की हार है। बिल्कुल हार है, बिल्कुल हार है। इसमें कोई कहने की बात है क्या? आपने उसे जो कहना है, आप जो बर्बाद करना है आपने बर्बाद कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने 16,000 बॉम्बिंग की है ईरान और उसके शहरों पर जाकर के आपने बॉम्बिंग की। आपने पाया क्या वहां से? आपको मिला क्या उससे? ठीक है सर। और तो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसकी एक वो कह रहा है कि हमारा अपना वाटर है, वो इंटरनेशनल वाटर में आज मानने से पाकिस्तान ने क्या पाया त्रिपाठी जी? नहीं, पाकिस्तान मतलब ये वही सवाल हो गया कि कोई भिखारी कटोरा निकलता है तो क्या पाता है, उसको और चीजों से मतलब नहीं होता, कटोरे में कुछ रकम आ गई, उसके अलावा कुछ हुआ, ये सिर्फ हमारे देश में कुछ लोग हैं जो सोच सकते हैं। मतलब एक वर्ग है जो बड़ा खुश हो रहा था पाकिस्तान ने ये कर लिया वो कर लिया। ये कौन सा वर्ग था जिसने एक समय में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने पर स्टेट्समैनशिप वाला भाषण कह दिया था? उसमें कुछ लोग कुछ पार्टियों में से राज्यसभा चले गए, कुछ कतार में है। लेकिन मूल बात क्या है? पाकिस्तान की भूमिका एक ब्रोकरेज वाले नेशन, एक दलाली खाने वाले समूह, उसके नेता के तौर पर रही। वो वही काम कर रहा। मुझे तो उससे ज्यादा एक रत्ती नहीं दिखा। यानी जिस दिन भी जो किया, और हम तो आज भी कह रहे हैं भाई अगर शांति हो जाए तो बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान में हो जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आतंकवाद की जमीन हो वहां से शांति, कोई ग्लोबल स्ट्रक्चर नहीं बढ़ा। अब मतलब मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, कोई ऐसी जगह नहीं दिखी जहां दिख रहा। और हम लोग कब बात कर रहे हैं? हम लोग तब बात कर रहे हैं जब भारत के प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर जाते हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाने की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी है उस पर कैसे, उसकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं? ईरान चले जाए भैया, कुछ कटोरे में और आ जाए। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है। इसमें एक लाइन इससे जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन अभी हर्षवर्धन जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कतार में है। थोड़े दिनों में कुछ कतर पर भी बात कीजिएगा। कतर पे खबर है सर? अब वो किसी दिन बात करते हैं, अभी तो टाइम कल ही कर लेंगे, कल ही करेंगे। कतर की खबर कल बोल ही दीजिए। नहीं सर, डिटेल में फिर आप समय भी नहीं है, लंबा हो जाएगा, लेकिन कल मैं याद रखूंगा कि ये बात हम करेंगे सर, करेंगे। आज बहुत समय, इतना ही समय था सर। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, विजय जी, हर्षवर्धन जी बहुत धन्यवाद आपका।